यहाँ पे भी अगर आपने अपने बिजनेस में कामयाब होना है, अपने घर में कामयाब होना है, आपने एक बैलेंस्ड इंसान बनना है, तो इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत जरूरी है। बिल्ड स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप्स एंड टीम वर्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों के बारे में आपने सुना होगा कि जी बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन हर जगह से झगड़ा करता है, निकाला जाता है। किसी पे आपको प्यार आता है, किसी से आपको नफरत होती है, किसी से आपको जेलसी होती है, किसी से आप एनवी करते हैं। ये सारे इमोशंस हैं। अगर आप आधी माफ़ी मांगने वाले हैं ना, तो आप हमेशा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, घर में, हर रिलेशनशिप में बहुत ही नीचे लेवल पर। इफ़ यू वांट टू बी अ गुड लीडर तो आप एम्पथाइज करें, आप कनेक्ट करना सीखें लोगों के साथ। माय नेम इज़ कुरतुलैन हैदर मेरा कलमी नाम है और आई एम अ कंसल्टेंट, मीडिया ट्रेनर, कॉलमिस्ट, मीडिया स्ट्रेटजिस्ट, और मेरी जो एक्सपर्टीज़ हैं वो मीडिया एडवाइजरी और कम्युनिकेशंस हैं, एंड आई एम ऑल्सो CSP ऑफिसर। एरिस्टोटल्स चैलेंज, एरिस्टोटल क्या कहता है? वो कहता है कि एनीवन कैन बिकम एंग्री। गुस्सा करना कौन सा कोई मुश्किल काम है, सबको गुस्सा आता है ना? तो वो कहते हैं सब लोग गुस्सा कर सकते हैं, हर कोई गुस्सा कर सकता है। लेकिन मसला क्या है, सबसे बड़ा इशू वो ये कि क्या इशू इसमें आता है, दैट इज़ टू बी एंग्री विद द राइट पर्सन, सही आदमी के साथ गुस्सा करना, टू द राइट डिग्री। जितना गुस्सा करना ज़रूरी है सिर्फ उतना गुस्सा करना, एंड एट द राइट टाइम, सही वक्त पर गुस्सा करना, फॉर द राइट पर्पस। किस वजह से गुस्सा कर रहे हो ये भी पता होना, ठीक है, एंड इन द राइट वे, और सही तरह गुस्सा करना। एंड बिलीव मी, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। इट्स डिफ़िकल्ट, लेकिन क्या मैं ये कहूँ कि आप इसको लर्न नहीं कर सकते? ऐसा नहीं है। ये एक स्किल है, बिल्कुल गाड़ी चलाने की तरह। जैसे गाड़ी चलाते रहेंगे, गाड़ी चलानी आ जाएगी। आज के सेशन के बाद, ये 2 घंटे बातचीत के बाद, आप लोगों के पास कुछ ऐसे स्किल्स होंगे या एक ऐसा आपके पास तरीकाकार या फॉर्मूलाज होंगे जिनको अप्लाई करके आप उन बेसिक रास्तों के ऊपर चल सकेंगे जिससे आप फाइनली इमोशनल इंटेलिजेंस की तरफ अपने आप को लेके जाएंगे, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। वाई EI, जो मैंने सवाल किया था, भाई क्या ज़रूरत है इमोशनल इंटेलिजेंस की? देखो ना, अब इतनी अच्छी यूनिवर्सिटियों में आप लोग पढ़ते हो, इंटेलिजेंट हो गए ना, अच्छे नंबर लिए होंगे, सारे इंटेलिजेंट हो, मोर और लेस 10-20 के फ़र्क से एक जैसा IQ होगा सबका। फ़र्क कहाँ आएगा? आप सबका EQ अलग है, इमोशनल क्वोशेंट अलग है, इमोशनल इंटेलिजेंस अलग है, ठीक है? और पहले शायद इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर इतनी बात नहीं होती थी। 1990s में गोलमैन नामी एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने सबसे पहले इसके ऊपर एक किताब लिखी। उसके बाद से आप ये देखेंगे कि जितने भी बड़े CEOs हैं, ख़ासतौर पे मैं बाहर की दुनिया की बात कर, आप में से बहुत से लोग एम कर रहे होंगे हमने बाहर जाना है। बाहर जो है वो इमोशनल इंटेलिजेंस को बहुत वैल्यू दी जाती है। बाहर क्या, कहीं पर भी, यहाँ पे भी अगर आपने अपने बिजनेस में कामयाब होना है, अपने घर में कामयाब होना है, आपने एक बैलेंस्ड इंसान बनना है, तो इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़रूरी है। टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज इमोशंस, ये तो आप पढ़ सकते हैं। एम्पथाइज विद अदर्स, एम्पथाइज का क्या मतलब होता है? एम्पथाइज किसको कहते हैं? हमदर्दी, ओके। और कोई? कंडीशन को उसकी जगह पे अपने आप को रख के। एग्जैक्टली। देखें, मैं आपके साथ ना कनेक्ट कर सकती हूँ ना एम्पथाइज कर सकती हूँ जब तक मैं, आपका नाम क्या है सर? हाँ, जब तक मैं खुद को अब्दुर्रहमान की जगह रख के ना सोचूं कि इस वक्त अब्दुर्रहमान को स्टेज पे खड़ी हुई मेरी बात कैसे समझ आ रही है, जब तक मैं खुद उसकी तरफ जाकर उसकी सीट पे बैठ के ना सोचूं तो मुझे ये नहीं समझ आ सकता। एम्पैथी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये सोचें कि दूसरा किस कंडीशन में है, वो क्या सोच रहा है इस वक्त, वो मुझे किस तरह देख रहा है, ठीक है? किसी और की आंख से सिचुएशन को देखना। बिल्ड स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप्स एंड टीम वर्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों के बारे में आपने सुना होगा कि जी बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन हर जगह से झगड़ा करता है, निकाला जाता है। ये वही आदमी है जिसका इमोशनल क्वोशेंट अच्छा नहीं है। देन स्टे रेजिलिएंट अंडर स्ट्रेस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी बुरा वक्त आता है, अभी तो मुझे नहीं पता आप सबका अलग अलग बैकग्राउंड होगा, मैं एक जनरल बात सोच रही हूँ कि आप सब
ऐसे घरों से हैं कि शायद यहाँ तक आने में आपको वो डिफ़िकल्टीज़ फेस ना करनी पड़ी हों जो कि बहुत सारे लोगों को करनी पड़ती हैं। ऐसा ही है मोर और लेस ज़्यादा लोगों में। लेकिन ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, बहुत, यानी कि जिन लोगों ने ज़िंदगी को करीब से देखा है वो ये जानते हैं कि ये बहुत मुश्किल है। सर्वाइव करना कुछ लोगों के लिए सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। और फिर हर एक की जो रिसेप्शन है ऑफ एडवर्सिटी वो भी बहुत अलग होता है। यानी अगर एक सिचुएशन है वो आपके साथ आए, आप हो सकता है कि उसको डील कर लें, कोई और हो सकता है डिप्रेशन में चला जाए, कोई और हो सकता है उससे भी आगे चला जाए, उसे ज़्यादा मसाइल होने शुरू हो जाएं, और कोई हो सकता है अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ले उस एक स्ट्रेस की वजह से। ऐसे मौके में पे जब वक्त आपके ख़िलाफ़ हो, जब सिचुएशन आपके ख़िलाफ़ हो, वहाँ पर ख़ुद को कैसे हैंडल करना है, इसलिए इमोशनल इंटेलिजेंस ज़रूरी। देन इन्हांस मेंटल वेलबींग, डेफिनेटली लिव अ मोर बैलेंस्ड एंड फुलफिलिंग लाइफ। अच्छा जी, ये मैं अपना बता चुकी हूँ आपको। वाई एम आई हेयर टू टॉक। अच्छा, EI मैं क्यों पढ़ा रही हूँ आपको, ये भी तो आप सवाल कर सकते हैं। मैडम आपके पास क्या है ऐसी बात जो हमें नहीं पता? मैं तो खुद बड़े मसाइल से गुजरा हूँ और मैं तो खुद बहुत बड़ा हीरो हूँ, आप क्यों पढ़ा रही हैं मुझे? ठीक है, उसकी वजह ये है कि शायद एक तो बात ये, मेरा एक्सपीरियंस आपसे ज़्यादा है ज़िंदगी में, शायद बहुत सारे स्ट्रेसफुल सिचुएशन से, जिसमें एक CSS तो एक कॉमन स्ट्रेसफुल सिचुएशन है ही, उसमें से गुजरे हैं। लेकिन आई एम रिकग्नाइज्ड एट वर्क प्लेस फॉर माई EI। नॉर्मली ACRs में या वैसे आपके बॉसेस जो हैं वो इस बात को अहमियत नहीं देते, लेकिन मेरी इमोशनल इंटेलिजेंस के हवाले से मेरे जितने भी बॉसेस और टीम मेंबर्स हैं पीयर रेटिंग में, उन्होंने कहा है कि मेरा EI बहुत ज़्यादा अच्छा है। और ये क्योंकि रिटन उसके अंदर है डॉक्यूमेंट में, तो इसलिए मैं ये कह सकती हूँ कि मैं आपको इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि मुझे ये बताया गया है कि मेरा EI अच्छा है। देन एज कॉम्स एक्सपर्ट एंड ट्रेनर, प्रिविलेज ऑफ मीटिंग एंड लर्निंग फ्रॉम पीपल। मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं हम सारा वक्त, अपने जॉब की वजह से मुख्तलिफ तरह के लोगों से मिलते हैं और बहुत सारी चीज़ें सीख। एंड आई वर्कड इन बोथ इन प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर एंड वर्कड एब्रॉड एंड विद इन द कंट्री। मुल्क से बाहर भी काम किया है, यहाँ भी किया है। एंड देन ट्रैवलिंग इज़ माई पैशन। और जब आप बहुत ट्रैवल करते हैं तो आप बहुत कुछ सीखते हैं, मुख्तलिफ कल्चर्स को सीखते हैं, एक्सेप्टेंस सीखते हैं। आप देखते हैं कि ये जो मलेशिया में बंदा, ये अपने इमोशंस को कैसे ट्रीट कर रहा है, वही आदमी जब सऊदीया में, वही इंसान ही है ना, वो कैसे ट्रीट कर रहा है, लंदन में तो वो कैसे कर रहा है, ठीक है, लंदन के अंदर भी वो स्कॉटलैंड में कैसे बिहेव कर रहा है, वेल्स में कैसे कर रहा है, और मेन सिटी में कैसे कर रहा है। देन बीइंग अ राइटर एंड कॉलमिस्ट, आई एम अ कॉलमिस्ट इन फ्राइडे टाइम्स। शायद आप लोगों ने मेरे कॉलम्स पढ़े हों कुरतुलैन हैदर के नाम से, नहीं पढ़े तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि आजकल कौन पढ़ता है, ठीक है। और वी न्यूज़ पे भी मैं लिखती हूँ, अब लिखना शुरू किया, वरना पहले मैं रेगुलर कॉलमिस्ट थी। हम सब पे मेरे बहुत सारे कॉलम पड़े हुए हैं डिजिटल में, और नवाए वक्त वगैरह बाकी तो छपते ही रहते हैं कोई ना कोई। अच्छा, एंड दिस, यस, आई एम द फर्स्ट वुमेन स्पोक्स पर्सन ऑफ 2 ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस, एक पाकिस्तान रेलवेज, एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो शायद उसमें आपको क्योंकि क्राइसिस से रोज़ाना डील करना होता है, तो इट्स दो आई लर्न। हाँ, ये एक और चीज़ ये बताता है कि आई हैव लर्नड इट, इफ़ नॉट हार्ड वे, बट आई हैव लर्नड इमोशनल इंटेलिजेंस। अच्छा, अब इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या? जैसे आप देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है, बेसिकली आपके पास हैं बहुत सारे इमोशंस। आप गुस्सा भी होते हैं, खुश भी होते हैं, किसी पे आपको प्यार आता है, किसी से आपको नफ़रत होती है, किसी से आपको जेलसी होती है, किसी से आप एनवी करते हैं, ये सारे इमोशंस हैं। बिलीव मी, इनमें से कोई भी इमोशन बुरा इमोशन नहीं है, सिर्फ आपने उसको अपने भले के लिए, अपने लिए चैनलाइज करना है। सो बेसिकली इमोशनल इंटेलिजेंस इज मैनेजिंग एंड एक्सप्रेसिंग इमोशंस इफेक्टिवली, कि आप मैनेज करें अपने आप को और फिर एक्सप्रेस करें उसे। इनकी मैं बात करी थी डैनियल गोलमैन ने, कि इन्होंने बेसिकली इसको यूँ डिफ़ाइन किया है, इसके 5 वो हैं स्टेप्स हैं। नंबर 1 इज़ सेल्फ अवेयरनेस, हम हर स्टेप करेंगे। दूसरा है सेल्फ रेगुलेशन, देन मोटिवेशन, एम्पैथी एंड फाइनली सोशल स्किल्स। अब हम आ जाते हैं अपने पहले उसके ऊपर, दैट वाई EQ मैटर्स फॉर स्टूडेंट्स। यहाँ से शुरू करते हैं, स्टूडेंट्स के लिए क्यों ज़रूरी है। नंबर 1, एक तो आपकी एज कम है इस वक्त, ठीक है। जब आप ज़्यादा एज के हो जाएंगे, अब आप 40 हो जाएंगे मेरी तरह,
तो सीखना मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग सीखते रहते हैं, कुछ फिर नहीं सीखते, ठीक है। ये अच्छी एज है, इट्स अ राइप एज टू लर्न, पहली बात। दूसरा, आप इट इम्प्रूव्स योर डिसीजन मेकिंग। एक और मैं आपको बात बताऊं कि इस वक्त आप ज़िंदगी में जिस जगह पर हैं, आपको बहुत अहम डिसीजंस करने हैं लाइफ के आगे। कौन कौन से डिसीजंस हैं? आपके करियर डिसीजंस, सबसे अहम डिसीजन कि मैंने करना क्या है लाइफ में, आगे कहाँ जाना है। करियर स्विच करना है तो वो भी तो एक डिसीजन है। फिर दूसरा डिसीजन आपका वो होगा आपके फैमिली के हवाले से। वो ये कि आपने फैमिली के साथ रहना है, फैमिली से अलग रहना है, आपने आगे जाके 3-4 साल के बाद या अभी शादी करनी है। ये सबसे मेन डिसीजंस हैं जो आगे आपके जो जितनी लाइफ है उसको कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करेंगे। इन डिसीजंस को लेते हुए आपका जो इमोशनल कोशेंट है वो बहुत ज़्यादा बेहतर होना चाहिए, तभी आप एक बेहतर रास्ता अपना सकेंगे। फिर क्योंकि आप लोग यंग हैं तो एंग्जाइटी भी ज़्यादा होती होगी, स्ट्रेस भी ज़्यादा होता होगा, एग्ज़ाम का स्ट्रेस भी ज़्यादा होता होगा। एंड देन इन्हांसेस लीडरशिप पोटेंशियल। देखें, आप में से कुछ लोग होंगे वो कहेंगे कि हमने अपनी कंपनी खोलनी है, हमने अपना कारोबार करना है, कोई कहेगा मैंने पीएमएस करना है, कोई कहेगा सीएसएस करना है, कोई कहेगा मुल्क से बाहर जाना है। इन एनी केस यू नीड अ बेटर इमोशनल इंटेलिजेंस एंड इट्स एज इम्पॉर्टेंट एज IQ। अब आ जाएं जी सेल्फ अवेयरनेस की तरफ, नोइंग योर सेल्फ। अच्छा, नोइंग योर सेल्फ में सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं सेल्फ अवेयरनेस क्या है। देखिए, सेल्फ अवेयरनेस का मतलब ये है कि रियल टाइम में आप अपनी फीलिंग्स को समझें। इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल, अब क्योंकि आप स्टूडेंट हैं इसलिए मैं ये एग्जांपल दे सकती हूँ। आपने बड़ी मेहनत की, ठीक है, मेहनत की, पेपर दिया और आपका आ गया D या आपके नंबर कम आए। अब आप क्या सोच रहे हैं बैठ के? आप कह रहे हैं यार मैंने तो बहुत मेहनत की थी, मेरे नंबर कैसे कम आ सकते हैं, मेरे नंबर नहीं आ सकते कम। अपने पेरेंट्स को जाके बता रहे हैं ये ज़रूर इस फलाने ने ये किया होगा, ये मेरे प्रोफेसर की फलाना की गलती है, वो बायस्ड है, उसने ये काम किया है, इस वजह से मेरे नंबर जो है ठीक नहीं आए। आप हर बात वो सोचेंगे जो आपको उस सिचुएशन में बेहतर फील कराने की कोशिश करेगी, ठीक है। देखिए, क्योंकि असल क्या है, असल चीज़ है, अगर आईना देखेंगे तो असल बात यह है कि भाई तुमने वो मेहनत नहीं की जिससे तुम्हारा A आता, लेकिन आप उसको एस्केप कर रहे हैं। उसको एस्केप करके आप ये सोचेंगे कि इसकी गलती है, इसकी गलती है, इसने मेरे साथ ज्यादती की, मेरे साथ बहुत ज्यादती होगी, मैं बहुत मजलूम हूँ, ये सब जालिम है, मेरा D आ गया। दिस इज एक्चुअली एस्केपिंग योर रियल इमोशन। आप अपना रियल टाइम इमोशन को एस्केप कर रहे हैं। आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको अपने इमोशंस को समझना चाहिए, मैं इस वक्त क्या फील कर रहा हूँ, ठीक, मैं इस वक्त क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, आप कोई और एग्जाम्पल दें अपने हवाले से। आपको क्या फील, मतलब कौन सी ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें आप कहते हैं कि यार मेरे साथ बड़ी ज्यादती होगी? इसके अलावा एनीबडी, पेरेंट्स के साथ, बहन भाइयों के साथ झगड़ा, दोस्तों के साथ झगड़ा, इमोशनल अटैचमेंट वाले इश्यूज, ठीक है ना, वो बहुत डिल्यूजनल होता है। हमें लग रहा होता है कि हम बहुत अच्छे लग रहे हैं, अगले को क्या पता आप कैसे लग रहे हैं। अगले से भी तो पूछना चाहिए ना आप कैसे लग रहे हैं। आपको भी पता होना चाहिए कि अगला क्या सोच सकता है आप कैसे लग रहे हैं। फिर इमेज इश्यूज, क्या आप समझते हैं कि मैं तो जी बहुत पढ़ाकू हूं, इसने मुझे कैसे नालायक कह दिया, या फलाने आपके बारे में ये बात कह दी, आपको बहुत गुस्सा आ गया, सुन हेयर से के ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं। इस तरह के काफ़ी सारे इश्यूज आते होंगे ना, ये आते हैं आपकी ज़िंदगी में? नहीं आते हैं, ठीक है। मैंने कहा ऐसे ही ना हो सकता है आपकी ज़िंदगी में इश्यूज ही ना हो, तो मैं पढ़ाती जाऊँ। अच्छा, अब क्या है कि मसला सबसे बड़ा क्या है, अब इसमें हम आ जाते हैं टिप्स की तरफ। सबसे पहले तो जो इमोशन है ना आपका, उसका नाम लेना सीखें, ठीक है। और इमोशन इतना जनरल नहीं होता, हैप्पी, सैड, ये कोई रोबोट नहीं है आप, ठीक है। इमोशन के अंदर कोई ना कोई वो होती है, क्या कहते हैं कि लेयर्स होती हैं इमोशंस में। आई एम हैप्पी बट, एनवियस बट, फेयरफुल एट द सेम टाइम। 3-4 इमोशंस एक साथ फील कर रहे हैं आप, लेकिन आप उसको जनरलाइज कर रहे हैं। आप कह रहे हैं बस मैं तो हैप्पी हूं। हैप्पी कोई इमोशन नहीं होता।
अपने आप को समझने के लिए सबसे पहले अपनी इमोशनल विकैबुलरी बढ़ाएं। सबसे पहले आप लिखें कि मैं इस वक्त क्या फील कर रहा हूँ। एक और भी बात है ना, वो ये कि आप, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यू कांट मैनेज व्हाट यू डोंट नोटिस। जो चीज़ आपको नज़र ही नहीं आ रही है तो उसको आप मैनेज कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप अपने अंदर झांकें। अंदर झांक के आपने क्या करना है? फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हैं कि इस वक्त आपका लड़ाई हो गई किसी से, ठीक है। अब आप ये बताएं कि आप उसके लिए नफरत का जज्बा रख रहे हैं इस वक्त। पेपर पे लिख लें, एक डायरी रखें या अपने फ़ोन में नोट्स रख लें, और या फिर आप उससे इरिटेट होते हैं, या फिर फ्रस्ट्रेटेड हैं, या फिर बहुत गुस्से में उस पर फ्यूरियस हैं, या ये तीनों हैं, और किस डिग्री तक है, इसको समझने की कोशिश करें सबसे पहले। तो सबसे पहले क्या है, टिप नंबर 1 क्या है? एक्सपैंड योर इमोशनल विकैबुलरी। फॉर एग्जाम्पल, फेसबुक पे आपने देखा कभी फील लाइक में कितने सारे इमोशंस हैं, कितने सारे इमोजीज हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि ये इमोजीज अगेन जर्नलाइज्ड हैं, क्योंकि फेसबुक आपको हो सकता है आगे जाके ये ऑप्शन दे। फेसबुक आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन देता है कि या तो आप इस वक्त प्रोफेशनल फील कर रहे हैं, या थॉटफुल कर रहे हैं, या एंग्री कर रहे हैं, या कंफर्टेबल कर रहे हैं। हो सकता है आप ये 6-7 कर रहे हो एक वक्त में, तभी आप अपने आप को समझ सकेंगे ना। ये एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए नहीं दी कि इससे आप रिलेट करें, ये इसलिए दी है कि इसमें बहुत सारी लेयर्स हैं। लेकिन आप ये देखेंगे फेसबुक ने उस चीज़ को समझा कि इमोशनल इंटेलिजेंस के कॉन्टेक्स्ट में, और उन्होंने आपको ये हाउ आर यू फीलिंग की ऑप्शन दी, और कितनी सारी ऑप्शन हैं। और आपको पता है पूरी दुनिया में अगर आप इमोशंस की बात करें तो 100 से भी ज़्यादा इमोशंस हैं। उनको हम वैसे कम कर सकते हैं, लेकिन 100 से ज़्यादा मुख्तलिफ तरह के इमोशंस हैं। और आप देखें कि अगर इनके हम ग्रुप्स बनाएं तो कितने सारे ग्रुप्स बनते हैं। ये है चिक्स व्हील ऑफ इमोशंस। इस व्हील ऑफ इमोशंस को आप एक नज़र देखिएगा, ये आपके पर्सपेक्टिव को चेंज कर देगा। वो किस तरह से कि इसमें आप देखेंगे कि जो मेजर इमोशंस जो इसके अंदर है ना, वो है ग्रीफ है, लोथिंग है, रेज है, टेरर है, और फिर उसके साथ साथ ट्रस्ट एंड फियर। इसमें ग्रुप्स बने हुए हैं। तो आप इस पूरे व्हील ऑफ इमोशंस में देख सकते हैं इधर पॉइंट करके कि ये मेरे इमोशंस हैं, मैं इस वक्त ये फील कर रहा हूँ। एग्जाम्पल मैं आपको अपनी बेटी की एक देती हूँ, छोटी सी एग्जाम्पल है, लेकिन मैं बता रही हूँ आपको कि ऑल दो मेरे बच्चों का भी इमोशनल क्वोशेंट वही है जैसा कि जेन जी का होता है, तो वो भी उसके साथ जो है ना हो सकता है कि कहीं डील कर रहे हों। हुआ ये कि उसकी जो बड़ी बहन थी उसका यूके से एक लेटर आ गया, उसकी कोई कंपटीशन, उसने मैथ्स का ओलंपियाड जीता था और यूके में उसको बुला लिया गया। अब वो जो छोटी वाली है वो बहुत रोई, बहुत ज़्यादा रोई और बड़ी चीखी चिल्लाई ना कि ये क्यों यूके जा रही है, ठीक है। अच्छा, वो अब क्योंकि हमारे, अब मैं बता रही हूँ आपको कि जनरेशन वाइज इसको ज़रा देखें, तो वो जो मेरी वालदा थी उन्होंने उससे कहा कि अगर बड़ी बहन को कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वो कहीं अच्छी जगह जा रही है, तो तुम उसको देखकर उससे जल क्यों रही हो, या तुम खाइफ क्यों है इस बात पर, ठीक है। यही कहते हैं ना कि जी तुम बहन भाई से क्यों जेलस हो रहे हो। तो उसने पता है क्या कहा? उसने कहा आप बिल्कुल गलत समझी हैं, मैं उससे जल नहीं रही हूँ, मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि वो यूके जा रही है, मैं इसलिए रो रही हूँ कि मैं उसके साथ क्यों नहीं जा रही है। देखिए इन दोनों में फ़र्क है। तो उसने अपने इमोशंस को सही डिकोड किया और अगले साल उसने भी वही एग्ज़ाम दिया और उसने गोल्ड अवार्ड लिया उसी एग्ज़ाम में ना जिसमें बहन ने लिया था। लेकिन ये कि उसने, मुझे अच्छा लगा कि उसने अपने इमोशन को समझा कि इस वक्त मैं क्या फील कर रही हूँ। अच्छा, अब इसके हल की तरफ आते हैं, करना क्या चाहिए हमें। देखें जी, ये है टिप नंबर 1 सेल्फ अवेयरनेस की। सबसे पहले आपने अपनी एक डेली इमोशनल डायरी बनानी है। आप बाकी चीज़ों की डायरी बनाते हैं ना, एक इमोशनल डायरी भी बनाएं जिसमें आप कोई भी दिन में कोई वाक़या तो हुआ होगा जिस पे आपकी कोई भी फीलिंग होगी, आप लिखें कि हुआ क्या, क्या हुआ। फलां आया, नबील आया, असद को लेकर आया, उसने मुझे धमकी दी, मुझे भी गुस्सा आया, मैंने भी उसे धमकी दी। थोड़ा डिकोड करें इसको कि हुआ क्या, वाक़या क्या था, वाक़या को समझ के लिखें। फिर अपनी फीलिंग देखें कि मुझे कैसा फील हुआ। मुझे गुस्सा आया, मुझे बहुत गुस्सा आया, मेरा दिल किया कि मैं उसकी नाक तोड़ दूँ, मेरा दिल किया मैं उससे माफ़ी मांग लूँ, क्या था तो बताएं ना, बताएं, अपने आप को बताएं, अपने आप से सच बोलें। उसके बाद थॉट, उस वक्त ये जो मैंने बात की, उस वक्त आपके जहन में क्या बात है, उसके जहन में आप क्या बात आई आपके कि
मैं इससे कहूँ कि तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, इसे समझाऊँ, या मैं वॉयलेंट हो जाऊँ इसके साथ, या मैं इससे नाराज़ हो जाऊँ, या मैं इससे कभी बात ना करूँ, उस वक्त क्या थॉट आई आपके साथ, ठीक है, वो सब लिख लें। फिर आपने कैसे रिएक्ट किया? आप चुप हो गए, आपने गुस्से से कोई बात की, आप जो झगड़ा था उसको बढ़ाने में अपना किरदार अदा किया, आपने अगर झगड़ा जो है वो उस वक्त तो मैनेज कर लिया, बाद में आपको बहुत गुस्सा आया और बाद में आपको रात को नींद नहीं आई कि मुझे तो यूँ करना चाहिए था, यूँ करना चाहिए था, मुझे तो उसी वक्त जवाब देना चाहिए था। ये भी लिखें अपनी इमोशनल डायरी। और फिर उस वाक़े ने आपके मूड को और फलां बंदे के साथ, दोस्त के साथ, किसी के साथ भी आपके रिलेशनशिप को कैसे अफेक्ट किया। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक छोटी सी करते हैं वर्कशॉप, ठीक है। वर्कशॉप है सिर्फ 5 मिनट्स की। साफ ज़ाहिर है मैं आप लोगों से नहीं कहूँगी कि आप अपनी कोई पर्सनल चीज़ यहाँ आकर, लेकिन एक आपने अब आगे क्या करना है, आपने एक वाक़या लिखना है, उस वाक़े में आप कैसा फील कर रहे थे ये सारे लिखने हैं आपने अभी इसी वक्त। 5 मिनट्स काफ़ी हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, आपको पता है एंड में क्या होगा? जब आप ये वाक़या लिख लेंगे तो क्या महसूस करेंगे आप? चलें वाक़या लिख के बताएं, फिर मैं बताती हूँ उसका क्या आउटकम होगा। और आप कोई जनरल वाक़या भी लिख सकते हैं ये सारा, कि कब हुआ, कैसे, कौन थे, बेशक किरदारों के नाम छुपा लें, ABC लिख लें, आपने कैसा फ़ील किया, उस वक्त क्या फ़ील किया, बाद में रिलेशनशिप ख़राब हो गई, मूड कैसा था, ये सब लिख के आप में से कोई एक वॉलंटियर जो है वो यहाँ आकर बताए, ठीक है। हाँ जी, आपके पास है सिर्फ 2 मिनट। मैं आपसे पूछती जाऊँगी 1 लाइनर। इवेंट के ऊपर आप थोड़ा टाइम ले सकते हैं। इवेंट क्या? नहीं, इवेंट फिर भी थोड़ा सा आप जितना क्रिस्प हो सकता है एक्सप्लेन करें। व्हाट हैपेंड? अच्छा, ये रिसेंटली वाक़या है, तो उसमें क्या हुआ, परसों मेरे दोस्त ने, मैं पढ़ के सुनाता हूँ ज़्यादा। नहीं, आपके साथ हुआ नहीं है वाक़या तो पढ़ के सुनाने की क्या ज़रूरत है, बताएं क्या, दिल से बात करें। हाँ, वो हुआ ये कि हम बैठे हुए थे दोस्त वगैरह, मैं मोबाइल यूज़ कर रहा था, तो दोस्त सारे कह रहे थे कि आप ना मोबाइल ना यूज़ करें। तो थोड़ी देर बाद मोबाइल रिंग होने लग पड़ा मेरा, तो मैंने ना चार्जिंग पे लगाया हुआ था, उन्होंने पकड़ लिया मुझसे, दोस्त ने। हाँ, तो मैंने उस पर फिर शाउट वगैरह किया था। तो ठीक है, सही है। व्हाट हैपेंड? अच्छा, आपने उस वक्त क्या फील किया जो शाउट किया? एंगर के साथ क्या था? नफरत थी उसके लिए? नहीं, नफरत नहीं थी ना, प्यार भरा गुस्सा था, है ना, बस ठीक है। अच्छा, डिसरिस्पेक्ट नहीं था उसमें, ठीक है, ये प्यार भी नहीं था और डिसरिस्पेक्ट भी नहीं था, गालियाँ नहीं दी, सिर्फ शाउट किया, ठीक है। गुस्सा था, और गुस्से के साथ कोई और भी इमोशन था ज़हन में आता? लिखते जाए ना इसके ऊपर, पीछे लिखते जाएं, इमोशन लिखते जाएं, अपना इमोशन लिखें जल्दी से। बनाई हुई कहानी नहीं, असली कहानी। अच्छा जी, क्या था इमोशन? क्या था? एंगर? वॉज इट सिंपल एंगर? एंगर बहुत जनरल टर्म है, जनरली था, एंगर ही चल रहा था। एंगर था, एंड देयर वाज अ फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट। साहब ज़ेरे उसने डिस्कम्फर्ट भी नहीं थी, वही मैं अब आपसे इसलिए पूछ रही हूँ ना कि क्या था वो जो उसने डिस्गस्ट फील हुआ? नहीं, डिस्गस्टिंग भी नहीं था। अच्छा, ये तो अब आप बताएं ना कि क्या है एग्जाम्पल। इधर से देखें अगर ये नज़र आ रहा है तो। एंटिसिपेशन, एंगर, ऑपरेशन, ये ऑपरेशन तो नहीं हो सकता। सरप्राइज भी नहीं था। सैडनेस नहीं हो सकती। वो इमोशन क्या होता है कि इसने गलत किया है? हाँ, गुड क्वेश्चन। वो बेसिकली होता है आपका, वो जो उसने गलत किया ना वो है ट्रिगर। वो इमोशन नहीं, वो आपका इमोशन नहीं, वो आपके अंदर नहीं है, उसने ट्रिगर किया मुझे। हाँ, उसने आपको ट्रिगर किया है बेसिकली। उसकी इस हरकत ने यू डिड नॉट अप्रूव हिज एक्ट, ठीक है ना, और आपको उसके एक्ट ने ट्रिगर किया, ठीक, तो आप हो गए ट्रिगर। ट्रिगर में आपको गुस्सा आया, गुस्से में आपने शाउट कर दिया। अच्छा जी, और मोबाइल भी उससे के हाथ से खींच लिया, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा क्या था इसके बाद? क्या था? हाँ,
व्हाट वेंट थ्रू जब उसने ये किया, उस वक्त क्या आपके ज़हन में बात चल रही थी? जब मेरे ज़हन में ये था कि मेरा मोबाइल है, मेरी पर्सनल स्पेस, अगर मैं नहीं अभी यूज़ करना चाह रहा हूँ मोबाइल तो उसे नहीं पकड़ना चाहिए था ऐसे। इशू क्या है? इशू क्या है यहाँ आगे बताते हैं। अच्छा, हाउ डिड आई रिएक्ट वो भी आपने बता दिया। डिड इट हेल्प? इसने कोई हेल्प किया या हार्म किया आपके रिलेशनशिप को उस लड़के के साथ? वो नाराज़ हो गया था मुझसे क्योंकि मैंने उस पर शाउट किया था, तो खैर वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। अच्छा, अगर आप थोड़े ठंडे दिमाग से सोचते तो आप इसको कैसे हैंडल कर सकते थे? वो कर लिया मैंने हैंडल। नहीं वो बाद में नहीं करना होता ना, वो तो उस वक्त करना होता है। ये तो आपका दोस्त था, अच्छी सिचुएशन थी, बेटर सिचुएशन थी। हाँ, ठंडे दिमाग से अगर मुझे उस टाइम मोबाइल चाहिए था, यानी हाँ, एक ज़रूरी कॉल थी मेरी वो, हाँ, तो मुझे तो वो चाहिए थी। अभी वो वैसे नहीं देना था उसने, अगर मैं उस पर ऐसे आपका, अब सुने, आपका ट्रिगर पता है क्या है? आपका ट्रिगर ये है कि पर्सनल स्पेस वायलेट हो, पर्सनल स्पेस वायलेट। जब कोई आपकी पर्सनल स्पेस में घुसता है तो आपको गुस्सा आता है, ये आपका ट्रिगर है, ठीक है? अब आप क्या करेंगे? आपको अपने बारे में एक छोटी सी बात पता चल गई, ठीक है? अब आप क्या करें? ऑलवेज सेट बाउंड्रीज विद योर फ्रेंड। पहले ही उसके साथ बाउंड्री सेट कर दूँ, ये मैं नहीं करूँगा, ये मैं नहीं करूँगा। एग्जाम्पल, हमारे सब फ्रेंड्स के ग्रुप में एक बंदा ऐसा ज़रूर होता है जिसका सब मिलके मजाक उड़ाते हैं, ठीक है? और वो बड़ा हंसता है, वो बड़ा खुश होता है, उसको लगता है कि ये बड़ी इंपॉर्टेंस उसको दी जा रही है, उसको मजाक उड़ाया जा रहा है ना। और फिर आप देखेंगे कि आफ्टर 3-4 टाइम्स या एट टाइम्स कभी कभी तो 2-3 महीने के बाद ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में वो इधर उधर शिकायत करने लग जाता है, यार देखो फलां ने ये बात कर दी, फलां जो है वो मेरी फैमिली तक चला गया, फलां ने इस तरह की, ऐसे बात करते हैं, फलां ने गाली दे दी मुझे। एक्चुअली उसने बाउंड्री नहीं सेट की होती। वंस आप किसी के साथ बाउंड्री, और बाउंड्री आप पता है कैसे सेट करते हैं? अपनी बॉडी लैंग्वेज से। अपनी बॉडी लैंग्वेज से अगले को बताओ ये आपकी बाउंड्री है, मजाक मैं करूँगा, इससे ज़्यादा नहीं। उसने भी तो मजाक में लिया था ना आपका मोबाइल। मजाक से पहले बाउंड्री। किसी के साथ दोस्ती करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप अपनी शख्सियत को खो दें, या आप अपनी शख्सियत को उसकी शख्सियत में जम करने के लिए जो वो चाहे वैसा करें। ये तो एक्टिव पैसिव रिलेशनशिप हो गया, मालिक गुलाम का। तो मैम अगर दोस्त जब किसी के साथ दोस्ती हो और ये हो मजाक करें, आउटलाइन बनाई जाए? नहीं नहीं नहीं, बाउंड्री सेट की जाए। देखें, आपने देखा होगा वही सारे दोस्त हैं, आउटलाइन उन्होंने आउटलाइन दी, उन्हीं सारे दोस्तों के ग्रुप में एक ऐसा होता है वो दूसरे का तो मजाक उड़ा लेता है, जब उसके ऊपर बात आती है तो बर्दाश्त नहीं करता। तो उसने बाउंड्री सेट की है। आपने उसे क्या निकाल के बाहर फेंक दिया? खाने जाते हो तब भी उसे लेके जाते हो, हर जगह उसे लेके जाते हो। उसने बाउंड्री सेट की है, जो मजाक उड़वा रहा है उसने नहीं की, फिर शिकायत किस बात की? अब ये है ट्रिगर। अब आपका जो इमोशन है ना, अब आ जाए जी दूसरा बंदा आ जाए, दूसरी लड़की, बल्कि खातून आ जाए, एक खातून कह रही हूँ, सॉरी। आपका जो इमोशन है ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अपना ट्रिगर पता करें। किस बात पे गुस्सा आता है आपको? किसकी शक्ल देख के गुस्सा आता है? किसकी किस बात पे गुस्सा आता है? कोई आपको कमतर समझता है इसलिए गुस्सा आता है। कोई कहता है कि यार इसने खाने के पैसे नहीं दिए इसलिए गुस्सा आता है। कोई कहता है कि यार इसको तो पढ़ाई का कुछ पता नहीं इसलिए गुस्सा आता है। किस बात पे गुस्सा आता है, उस बात को आइडेंटिफाई करें। उसके बाद जो आपका रिएक्शन है ना, वो रिएक्शन नहीं होना चाहिए, वो रिस्पॉन्स होना चाहिए। देखें फ़र्क है। रिएक्शन क्या है? रिएक्शन ये है कि एक बंदा आया, उसने शाउट किया, बदतमीज़ी की। अब मुझे गुस्सा आया, मैंने उस पर शाउट किया। रिएक्शन में मैं उसको उठा के पेपर वेट भी मार सकती, ठीक है? वो रिएक्शन में आकर मुझे भी कोई चीज़ मार सकता है। ये रिएक्शंस हैं। रिस्पॉन्ड करना क्या है? व्हेन यू टेक योर टाइम, आपको एग्जैक्टली पता चल जाए कि इस वक्त ये क्या कह रहा है, मैं इस वक्त क्या सोच रहा हूँ, इसने मुझे ट्रिगर किया है, मैंने इसके ट्रैप में नहीं आना, मैंने इसके ट्रैप में नहीं आना, और मैंने अब इस इमोशन को अपने हक में इस्तेमाल करना है। जी आप बताएं। ये इंसिडेंट है मेरी इंटर्नशिप में कर रही हूँ, मैं 7th सेमेस्टर में हूँ, तो आई एम वर्किंग इन कंपनी। मैं वहाँ रेफरेंस से गई हूँ। ओके, तो जैसे कि इंटर्नीज के साथ वो सीनियर्स हाँ करते हैं, होते हैं, वो करते हैं, उन पे रोज झाड़ते हैं। और तो आई वाज बिहेविंग वेरी फॉर्मल, और मैं सबके साथ पोलाइट थी जैसे मुझे सिखाया गया, मेरा प्रोफेशनलिज्म, क्योंकि मैं मैनेजमेंट में हूँ तो मैं उसी तरह बिहेव करी थी सबके साथ।
अब वापसी पे हम जाते हैं कि हमें एक सर्विस दी हुई है पिक एंड ड्रॉप की, तो हमें एक लेडी है वो पिक करती हैं, हमारी HR ही है, हमारे साथ एक और कोलीग होती है। तो जो दूसरी कोलीग थी वो सीनियर थी, तो उन्होंने रिसेंटली जब ये रास्ते बंद हुए और सारे मसले हुए, तो उन्होंने हमें इन्फॉर्म नहीं किया कि हम उनको रास्ते से पिक करते हैं एक स्टॉप से। उन्होंने गलती ये की कि उन्होंने हमें इन्फॉर्म नहीं किया कि आज मैं छुट्टी करूँगी। अब हम अपना पहले वो मुझे पिक करती हैं, फिर हम एक रास्ते से जाते हैं, उनको पिक करते हैं, उसके बाद हम ऑफिस जाते हैं। तो हम जा रहे थे तो रास्ते बंद हो गए हैं। मैंने उनको मैसेज कर दिया कि हम रास्ते में हैं, 10-15 मिनट में आप पहुंच जाएंगे क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक है। उन्होंने मुझे बताया कि मैंने तो आना ही नहीं है आज। तो तब तक आप लोग वो रूट ले चुके थे, आपका टाइम ज़ाया हुआ, रिस्क फैक्टर बढ़ गया, ठीक है ना। और वजह क्या थी? उस औरत का रेकलेसनेस, लापरवाही। अच्छा, हाँ ठीक। उसके बाद मैंने उनको मैसेज किया कि आप मुझे हमें बता देते, क्योंकि हम 1.5 घंटा हम यहाँ फंसे रहे हैं, तो आइंदा से इस बात का बात का ख्याल रखिएगा। अब she became furious on that, she shouted like you are no one to tell me। हाँ, ये होता है, ये कंपनीज में अक्सर इस तरह के वाक़यात होते हैं। बहुत सही कह रही हैं आप। एक इंटर्नी होकर मुझे नहीं बता सकती कि मैंने क्या किया, मैंने जो करना था मैंने इन्फॉर्म कर दिया उनको, जिनको मैंने बताना था। तो उन्होंने मुझे वॉइस मैसेज किया कि डोंट आई डिडंट लाइक इट। मैं बहुत मुझे ह्यूमिलेटेड फील हुआ, वो बहुत फ्यूरियस थी, लेकिन मैंने उसका रिस्पांस नहीं, उसका रिएक्शन नहीं दिया। मैं चाहती तो मैं ये कह सकती थी कि मैं भी एक इंसान हूँ, आपको मुझसे रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए, चाहे मैं एक इंटर्नी हूँ। और अगर मैं चाहती तो मैं अपने अंकल को बता सकती थी, इनके रेफरेंस से मैं गई थी कि वो वहाँ की सीईओ है। मैं उनको भी बता सकती थी कि आपके एम्प्लॉयज मुझसे इस तरह से इनप्रोफेशनल बिहेव कर रहे हैं। हालांकि क्योंकि मैं तो कम्युनिकेट कर रही थी अपनी तरफ से, उस टाइम पे मैंने अपना पेशेंस लूज नहीं किया और मैं वहाँ पे काम रही, और मैंने ना ही उनकी शिकायत लगाई, ना ही उनको रिएक्शन दिया। तो द अदर डे आफ्टर, तो फील कैसा, ह्यूमिलिएशन फील हुई? और उस वक्त आपके जहन में क्या आया कि जवाब दे दूं इसको? उस वक्त मेरे दिमाग में ये आया कि शायद ये पता नहीं, मुझे अब समझ नहीं है कि सीनियर है और ये जूनियर इनप्रोफेशनल बिहेव कर रहे हैं, तो मुझे आगे से इनको वैसे रिस्पांस नहीं देना चाहिए, मुझे अपना रिस्पांस भी लेकर देना। उनके साथ रिलेशनशिप खराब हो गया या बच गया? उन्होंने मुझसे अपोलोजाइज किया 2 दिन बाद कि आई एम सॉरी, मैंने गुड है, तो अच्छी सक्सेस स्टोरी है फिर ये तो। गुड गुड गुड। और अगले दिन सीईओ को थोड़ा सा पता चल गया था, क्योंकि मैनेजमेंट में सारी चीज़ें होती तो पता चल जाता है। उन्होंने भी मुझे बुलाया, उन्होंने पूछा कि सारा कुछ ठीक है, आपको कोई मसला तो नहीं है? मैंने कहा नहीं, मुझसे कोई शिकायत है तो बता। मैंने कहा नहीं, आपको कोई शिकायत नहीं, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आई वॉज अप्रिशिएटेड एट माई प्लेस एंड दिस इज प्रोफेशनलिज्म दैट आई लर्न। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गुड। उनको यकीन गुस्सा आया होगा, लेकिन उसने प्रोफेशनली बिहेवियर, प्रोफेशनल से ज़्यादा उसने बेसिकली अपने इमोशनल इंटेलिजेंस से काम लिया। इसे प्रोफेशनलिज्म नहीं कहते, वो प्रोफेशनलिज्म अलग चीज़ होती है। उसने इमोशनल इंटेलिजेंस से काम लिया। उसने सोचा कि मैं इस वक्त अगर इससे झगड़ा करूं तो मतलब सोचा होगा उसने, को काफ़ी सारी बातें हो सकती है यहाँ ना की हों, कि वो काफ़ी सारे थॉट्स तो आते हैं आपके माइंड में कि मैं उसको ये कह देती हूँ, उसे वो कह देती, इंसान ही है ना। लेकिन उसने सोचा होगा कि नहीं, बेटर टू इग्नोर हर। फिर अब ये भी देखें आपके वो सीनियर मैनेजमेंट में और वो एक इंटर्नी से माफ़ी मांग रही है, उसके लिए कितना शर्म का मकाम है। आप हमेशा एक बात याद रखें, अगर आप आधी माफ़ी मांगने वाले हैं ना, तो आप हमेशा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, घर में, हर रिलेशनशिप में बहुत ही नीचे लेवल पर ऑपरेट किए जाएंगे। बंदा वही होता है, बंदे से मेरी मुराद मतलब दोनों ही की मैं बात कर रही हूँ, इंसान वो होता है कि जो काम करे वो सोच के करे और उसे उस पर माफ़ी ना मांगनी पड़े। अगर खुदा ना खास्ता बात आपके हाथ से निकल जाए या आपको कोई ऐसी चीज़ हो जाए तो आप माफ़ी ज़रूर मांगें, लेकिन कोशिश करें खुद को बार बार उस मोड पे ना लेके जाएं कि आप आधी माफ़ी मांगने बन। आधी माफ़ी मांगने वाले का इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत कम होता है और फिर हर कोई उसको नीचे रेट करता है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, अच्छा जी, इसमें हमने आप क्या सीखा है? कुछ आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ है कि आपने क्या क्या, एक एक करके बताते जाएं जी। सबसे पहला इशू क्या आपने देखना है, नो योर ट्रिगर्स। अपना ट्रिगर, कि मुझे क्या चीज़ ट्रिगर करती है, क्योंकि जब आपको पता चलेगा मुझे क्या ट्रिगर करता है तो फिर आप क्या करेंगे, आप अपने रिएक्शन को रेगुलेट करेंगे।
उसको रिस्पॉन्स में बदलेंगे। हो सकता है कि एक बंदा है जिसके बारे में आपको पता हो कि यार ये आदमी बहुत अच्छा है, इस वक्त गुस्से में आ गया है या कोई इस तरह की बात है, ये इसने ऐसी बात की है जो मुझे ट्रिगर करे, तो उस वक्त उसको ठंडा पानी दें, कहें कि सुकून करो। फिर हो सकता है एक दिन बाद मिले, उसे कहें कि यार कल ये बात की थी, आइंदा मत करना, बस इतनी सी बात। दिस इज सेटिंग बाउंड्रीज, नथिंग बैड इन दिस। उसको भी पता चल जाएगा कि मैं इसकी बाउंड्रीज को बार बार वायलेट नहीं कर सकता। देन कोई भी जो आपको सिग्नलिंग आपका ब्रेन कर रहा है उसको फौरी रिएक्ट नहीं करना, उसको एक दफ़ा प्रोसेस में से गुजारना है। मैंने कहा ना इन्फॉर्मेशन, जैसे ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, एक स्टेप है नीचे, तो आप ध्यान से उतरेंगे। अपने इन्फॉर्मेशन को यूज़ करें कि इस वक्त मेरे साथ मेरे अंदर क्या चल रहा है। जब आपको पता चल जाएगा आपके अंदर क्या चल रहा है तो आप खुद ही देखिएगा कि आप सिचुएशन को हैंडल करने लगेंगे। अब जी आगे आते हैं सेल्फ मैनेजमेंट के ऊपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ मैनेजमेंट बेसिकली क्या है कि आपने कर लिया अब आइडेंटिफाई कोई भी फीलिंग, अब आपने उसको यूज़ कैसे करना है अपने हक में। सेल्फ मोटिवेशन कैसे, आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि वो लोग सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होते जब तक कि उनके साथ कोई ऐसे दोस्त ना हो जो उनको कहें कि पढ़ लो, माँ बाप ना रोज़ कहें कि पढ़ लो या फलां काम कर लो, बहन भाई ना उनको ताने दें, वो चलते ही नहीं। ऐसे ही लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में भी होते हैं, जब तक बॉस से डांट ना खाएं, जब तक कोई चार लोग उन्हें बातें ना सुनाएं, वो काम नहीं करते। ठीक है, ये एक इंतहाई लोअर लेवल पर जो लोग मतलब मेंटली होते हैं, लोअर इमोशनल क्वोशेंट पे लोग, वो ये हरकतें करते हैं। तो इन लोगों के ग्रो करने का कितना कोई चांस हो सकता है। ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएं उसके लिए दर्द सर ही होंगे, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट। आपने तो ये नहीं बनना, आपने बनना है लीडर। लीडर की सबसे पहली क्वालिटी क्या होती है? वो सेल्फ मोटिवेटेड होता है, वो सूरज की तरह होता है। सूरज अपनी एनर्जी खुद पैदा करता है और वही एनर्जी चांद को और बाकी सितारों को देता है, बाकी सैयारों को देता है, सितारों को नहीं। सितारे अपनी एनर्जी खुद प्रोड्यूस करते हैं। आपने वो बनना है। वो बनने के लिए सबसे पहला की है सेल्फ मोटिवेशन और रेजिलियंस। स्ट्रेस मैनेजमेंट आ गया, सेल्फ मोटिवेशन और रेजिलियंस। इसमें जो सबसे बड़ा मसला, अब देखें ये जो मैंने सारा लेक्चर डिज़ाइन किया है ना, आई एम ऑल्सो ट्रेनिंग डिज़ाइन स्पेशलिस्ट। तो ट्रेनिंग डिज़ाइन में मैंने ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए किया है डिज़ाइन, तो आई होप कि ये सारे स्टूडेंट्स ही हैं, है ना जी। अब देखें आपको एक बहुत बड़ा मसला क्या आता है स्टूडेंट्स को, वो आता है सुस्ती और कायली, या फिर आज का काम कल पर डालना, कंसिस्टेंसी नहीं है। ये सारे के सारे इनके लिए एक वर्ड है प्रोक्रेस्टिनेशन। ठीक है, यानी आज आपका दिल कर रहा है, आज आपने काम करना है, लेकिन आप कहेंगे मैं कल करूँगा। अब इसको कैसे डील करना है? इसको डील में इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। कल आपका पेपर है, फॉर एग्जांपल आप जो रेड शर्ट में हैं सर, आप बताएं कि आप कौन से डिसिप्लिन के स्टूडेंट हैं? मैं डीबीएम काउंट डॉक्टर वेटरनरी एंड एनिमल हेल्थ साइंस। ठीक है, कोई किसी भी पेपर का नाम बताएं अपने। थियोलॉजी, वायरोलॉजी। अच्छा चले, वायरोलॉजी का पेपर है, ठीक है, सर्जरी का पेपर है। तो उसके अंदर आप बताएं कि जी सुबह आपका पेपर है और अचानक आपका दिल किया कि मैं उठ के कमरा साफ़ करूं या बाज़ार जाके ना लिंक रोड से दही बल्ले खा के आऊँ, है ना, करता है ना दिल। हमने भी किया हुआ है, हम सब इससे गुजरे हुए हैं, हमने भी यही किया हुआ है। कल पेपर है और अचानक ऐसे काम याद आ जाएंगे जो बंदा कहेगा, वो क्या है बेसिकली, वो एस्केप है। स्ट्रेस बढ़ रहा है, स्ट्रेस को आप रैशनलाइज नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे कि मेरे अंदर स्ट्रेस क्यों बढ़ रहा है। उसके लिए आप क्या करते हैं, अचानक आप उठेंगी जाके अम्मी के साथ हाथ बटाना, कभी नहीं आपने पूरे साल में बटाया होगा। जैसे अगले दिन पेपर है, अम्मी की हेल्प करना शुरू कर देंगी, है ना। किया ये किस किस ने किया है ये? हाँ सही है, सारे ही करते हैं। टाइम ज़ाया। अच्छा, आजकल के बच्चों का एक और काम है, वो अपने दोस्त को फ़ोन लगा लेंगे, यार मैंने 3 चैप्टर किए हैं, तुमने कितने किए हैं? भाई उसने जितने मर्जी किए हैं, तब मतलब तुझको पढ़ाई क्या पड़ी, अपनी नबेड़ तू, मतलब तुम्हें क्या, तुम पढ़ा के उसने कितने किए हैं। अब आप हिसाब लगाएंगे कि इसने 3 किए और मैंने 4 कर लिया। जो हो सकता है वो सवा नलायक को बेचारा, लेकिन आपने उसको रखा हुआ है अपना आइडियल उस वक्त कंपैरिजन में। क्यों? वाई? साइकोलॉजिकली बताती हूँ, क्योंकि उसके साथ कंपैरिजन आपके स्ट्रेस लेवल को कम कर रहा है। आप कह रहे हो यार मैं इससे बेहतर हूँ, है ना, ये फील गुड फैक्टर आ गया, है ना।
देखो ये कितना नालायक है, मैं इससे बेहतर हूँ। आप उस वक्त कभी भी नहीं आपके ज़हन में आया होगा कि फला जो है वो बहुत पढ़ा होगा, हाँ आया होगा, लेकिन और तरह से, कि वो जो फला है ना वो उसने तो इस वक्त सारा ही ख़त्म कर, यार हम उस जैसे नहीं बन सकते, ठीक है ना, ठीक है, हम नहीं उस जैसे, ठीक है ना। यानी अब आपने उसको नीचे लाना शुरू कर दिया ना, यानी कि वो ठीक है वो, लेकिन वो इंसान अच्छा नहीं है, ठीक है, वो फर्स्ट ज़रूर आ जाएगा लेकिन वो मुझे नहीं पसंद है। आपने उसकी वैल्यू कम करनी शुरू कर दी। और ये सारा क्यों कर रहे हैं आप? कभी इधर भाग रहे हैं, कभी किसी के साथ काम करा रहे हैं, कभी बिकॉज आप आईना नहीं देखना चाहते, यू डोंट वांट टू सी योरसेल्फ, और आपसे फोकस नहीं हो पा रहा। फोकस क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि स्ट्रेस है। विशियस साइकिल में फंस गए ना, पढ़ा नहीं, स्ट्रेस आ गया, फोकस नहीं हो पा रहा, इधर उधर भाग रहे हैं, फिर टाइम्स आया होगा, उसका मजीद स्ट्रेस आ गया, अब एक घन चक्कर है, गोल चक्कर है। अब इसको किस तरह से डील करना है? एक इटालियन था जिसने टाइम मैनेजमेंट मेथड टेक्निक बताई थी, ठीक, इसको अगर आप प्रैक्टिस करें, मैंने ये प्रैक्टिस की थी और मुझे तो ये ठीक लगी, तो मैंने कहा कि आपके साथ भी शेयर करूं। ये वो चीज़ है जो मैंने खुद प्रैक्टिस की हुई, ठीक। इसमें क्या है कि ये बेसिकली आप अपने आप को टास्क देते हैं कोई भी काम का। फॉर एग्जांपल आपने कहा जी मैंने अभी ये एक चैप्टर, ये 2 चैप्टर ख़त्म करने, या इनको एक दफ़ा पढ़ना है। आप क्या करेंगे, एक अपने मोबाइल पे टाइमर लगा लेंगे 25 मिनट का, 25 मिनट में आप उसको ख़त्म करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करेंगे कि इस टाइम में अपना फ़ोन साइलेंट पे रखेंगे, कोई ईमेल नहीं चेक करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपकी जनरेशन का सबसे बड़ा मसला ये अटेंशन स्पैन है। आप लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया। रील्स देख देख के ना आपका दिमाग 1 मिनट से ज़्यादा किसी चीज़ को रजिस्टर ही नहीं कर पाता, ठीक है ना। मैं भी साफ ज़ाहिर है कोई बहुत पुरानी जनरेशन से तो नहीं हूँ, लेकिन साफ ज़ाहिर जब हमारा बचपन था तो ये सारे इतने गैजेट्स वैजेट्स नहीं थे। ले दे के एक टीवी होता था, वो टाइम पे लगता था, तो हमारे लिए फोकस करना बहुत आसान होता था। मतलब मुझे अभी भी याद है कि एक किताब दी जाती थी और मैं 2 दिन में ख़त्म कर लेती थी। क्या करे बंदा को, और क्या काम है करने को, कुछ भी नहीं। तो आप फोकस के साथ किताब पढ़ सकते हैं पूरी। आपके पास करने को बहुत सारे काम हैं, इतने सारी आपके पास एक फजूल इंफॉर्मेशन है हर जगह जो जिसका आपसे कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन आप देखेंगे वो। तो आपका सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या? आपके मोबाइल है, आपके रील्स हैं, आपके टेड टॉक्स हैं, पता नहीं क्या क्या वो टिकटॉक्स हैं, ठीक है। उनसे आप 25 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं? नहीं नहीं आई नो, नहीं ठीक, वो 25 मिनट का ब्रेक ज़रूरी है। देखिए जब आप असल में ना सेल्फ रेगुलेशन जो है वो दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक दफ़ा आपने अपने आप को पे फतह हासिल कर ली ना तो फिर दुनिया आपके सामने कुछ नहीं है। तो सबसे पहले आपने खुद पे फतह हासिल करनी है, और ख़ुद पे फतह हासिल करना है, डिसिप्लिन होने का सबसे अच्छा तरीका ये 25 मिनट आपने पढ़ना है, उसके बाद आपने ब्रेक लेनी है। ब्रेक कैसे करनी है? जैसे थोड़ा सा रिलैक्स करना है, सांस लेना है, और उसके बाद आपने पानी छानी पी लिया, इधर उधर घूम फिरा है, 5 मिनट बाद, पूरे 5 मिनट के बाद दोबारा आपने, ठीक है। अच्छा उसके बाद अगले जो 25 मिनट है उसके बाद लंबी ब्रेक ले लें, 10 मिनट की ले लें। ये इससे क्या होगा? इसके क्या साइकोलॉजिकल रीज़न क्या होगा इससे? 25 मिनट, फिर 5 मिनट की ब्रेक, फिर 25 मिनट, फिर 10 मिनट की ब्रेक, फिर 25 मिनट, फिर 10 मिनट की ब्रेक। ये क्या आपकी साइकोलॉजी में आपको क्या? जी बताएं। मैम ब्रेक मिलेगी तो मैम ब्रेन जो होगा वो दोबारा अपनी फुल पावर पे आ जाएगा और आप लगातार 30 मिनट से ज़्यादा किसी भी काम को नहीं कर सकते। सबसे पहले ये आपको ब्रेन को सिग्नल देता है टाइम के प्रेशर का। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे सुबह 4 बजे उठ के आप पढ़ना शुरू कर देते हो क्योंकि उस दिन पेपर है, टाइम का प्रेशर है। ये आपके ब्रेन को सिग्नल देता है कि टाइम कम है, 25 मिनट है, ये प्रेशर है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा सिग्नल जो है वो जो फ्रीक्वेंट ब्रेक्स हैं वो सही कह रहे हैं कि एक तो ये आपको मेंटल फटीग से बचाता है कि क्योंकि आपका तो अटेंशन स्पैन इतना है नहीं कि बैठे घंटों पढ़ते रहें, तो वो 5 मिनट की ब्रेक वो बिल्कुल आपके लिए एक चॉकलेट की तरह की होगी कि जैसे एक चॉकलेट खा ली, ठीक है ना, फील गुड। अच्छा फिर इसके ऊपर जब ये बार बार सीरीज़ में चलेगा ना तो इंसानी दिमाग जो है वो बड़ी कमाल की चीज़ है। हम लोग ट्रेन हो सकते हैं, हम सब ट्रेन हो सकते हैं, सिर्फ अगर हम होना चाहें तो। वो ये कि जब आप इससे बार बार गुजरेंगे ना आपका दिमाग इस पैटर्न को एक्सेप्ट कर लेगा। फोकस ब्रेक, फोकस ब्रेक, फोकस ब्रेक, इतना फोकस करेंगे तो आप 2 दिन में इतना अच्छा पेपर करके आ जाएंगे।
अगर ये इस पैटर्न को आप रिपीटेडली करेंगे तो जो अगर आपके कुछ पढ़ने के मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। फिर इसमें जो ये जो शॉर्ट साइकिल्स हैं आपको डोपामिन रिवॉर्ड्स भी दे रही हैं कि आपको यू फील गुड कि देखो मैंने इतनी मेहनत की है, अब मैं आराम करूँगा। लोग होते हैं ना कि जी वीकेंड है अब हमारा, तो वो आपका समझे वो वीकेंड वाला भी आपको आए। तो ये आप ये रियलिस्टिक एक वर्कशॉप है, ये मैंने की है, सॉरी एक टेक्निक है, ये मैंने की है और मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये करके और मुझे लगा कि इसके मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। आई होप के आपको भी आएंगे। 4 इस तरह की आप वो कर लें तो 3 घंटे बड़े होते हैं, 3 से 4 घंटे पढ़ाई के। ये ज़्यादा पढ़ते हैं आप लोग? नहीं ना, हाँ है ना मुझे यकीन था आप लोग ज़्यादा नहीं पढ़ते। अच्छा जी, सबसे पहले आप अच्छा इसमें कुछ और चीज़ें भी मैं आपको बताती हूँ। वो ये कि एक तो पॉजिटिव सेल्फ टॉक किया करें। आप लोगों को पता है सेल्फ टॉक क्या चीज़ है? अपने आप से बातें करते हैं ना, हाँ, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप से बातें करना, अपने आप से पॉजिटिव बातें किया करें, क्योंकि हम लोग पता है क्या करते हैं, लोगों के सामने तो अपना अच्छा चेहरा रखने के लिए बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, पॉजिटिव बात। अपने आप से कायनात की सबसे घटिया, सबसे फियरफुल, सबसे टेरराइज्ड किस्म की गुफ्तगू करते हैं, सबसे नेगेटिव गुफ्तगू अपने आप से करते हैं कि देखा इसने मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया, यकीनन कोई मसला है, ठीक है ना। वो हो सकता है बेचारा मसरूफ़ हो, उसे कोई काम हो या कोई मतलब उसने मेरे मैसेज का जवाब नहीं, देखो देखा भी नहीं, ब्लू टिक भी नहीं आया, ठीक है ना। तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम ओवर एंड ओवर अगेन ऑन जस्ट अ स्टूपिड थिंग। नहीं आया ब्लू टिक, अपने आप को वहाँ पे ले जाओ कि तुम्हें ब्लू टिक किसी का देखने की ज़रूरत ही ना पड़े। किसी को मैसेज कर दिया है ना, उसने देखा नहीं देखा फ़ोन मिला दो अगर बहुत अर्जेंट है, और प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ ना, अगर इतना अर्जेंट नहीं है तो ठीक है ना देखे, अगले दिन देखे। उसको अपने सर पे ना सवार करो, क्योंकि जब आप चीज़ों को अपने सर पे सवार करते हैं सेल्फ टॉक में ना, तो फिर आपकी हेल्थ भी डिटेरियोरेट होती है, आपकी मेंटल हेल्थ डिटेरियोरेट होती है, आपका इमोशनल क्वोशंट ख़राब होता है। इससे बाहर आने के लिए सबसे पहले आपने खुद से अटैच होना है। ये जो अल्लामा इकबाल का फ़लसफ़ा है खुद ही है, ये क्या है? ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, यानी कि इट्स अ वेरी बिग फिलॉसफी। और ये इससे पहले नीचे ने भी दिया था, जो सुपरमैन का कॉन्सेप्ट है नीचे का, वो भी यही है, बेसिकली टू नो योरसेल्फ। आप सबसे पहले आपको पता है किससे मोहब्बत करनी चाहिए दुनिया में? अपने आप से। ट्राई टू लव योरसेल्फ। इसका यह मतलब नहीं नार्सिसिस्ट हो जाओ कि बस वो जो नहीं होता कि बस आई मी माई सेल्फ और बाकी सब कुछ भी नहीं है, मैं हूं, नहीं। यानी सबसे पहले थिंक अबाउट यू कि देखो मेरी सेहत रहेगी, मैं ठीक रहूंगा तो ये दुनिया है। इस वक्त जो आप दुनिया को देख रहे हैं ना, आप मुझे देख रहे हैं, इस क्लास को देख रहे हैं, आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। इट्स यू सीइंग ऑल ऑफ अस। डोंट लूज दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ सीइंग वर्ल्ड योर वे। आप दुनिया को देख रहे हैं अपनी नज़र से। जब आप ही नहीं रहेंगे, आप ही मेंटली स्टेबल नहीं रहेंगे, तो फिर क्या फ़ायदा ये सारे जो दुनिया में इतने रंग बिखरे हुए, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या फ़ायदा इसका? सबसे पहले आपने अपने आप को देखना है। एंड देन वही जो मैंने आपसे बात की थी, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, अपने आप से बहुत पॉजिटिव बातें करनी। अच्छा, मेडिटेशन में भी ये यूज़ होता है। मैं आप मेरे पास आधा घंटा है और हम इसको सेकंड कर रहे हैं और इसके बाद 2 और करेंगे, एंड देन वी गो टू क्वेश्चन आंसर्स। मेडिटेशन में यूज़ होती है कि आप ना सुबह उठ के, सुबह 7 बजे 8 बजे जब भी आप उठते हैं, को 5 मिनट अपने आप को दें और सेल्फ टॉक करें। अच्छा, इसकी बहुत साइकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है। आपको पता है ये जो इवन बुद्धिज़्म में भी ध्यान है, हमारे यहाँ नमाज है, जितने भी मज़ाहिब हैं उनमें फोकस इबादत का हिस्सा है। नमाज में ध्यान इधर उधर ना जाए, बुद्धिज़्म में ध्यान है तो वो इधर उधर ना देखे। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ फोकस। जब से इंसान पैदा हुआ है उसने ये बात जान ली थी, हमारे पहलों ने भी। ये वर्ड्स ऑफ विजडम है कि जो इंसान फोकस करेगा, कुछ वक्त अपने साथ गुजारेगा, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करेगा, वही जो है वो दुनिया में आगे जा सकता है, या वही बेहतर मेंटल ज़िंदगी गुजार सकता है, मेंटली स्टेबल ज़िंदगी गुजार सकता है। अब वो ध्यान क्या है? ध्यान का मतलब ये है कि जब आप 5 मिनट अपने आप से बात करें, पॉजिटिव बात करें। मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका नाम क्या है? जोहा। जोहा सुबह उठती हैं
और जोहा कहती हैं कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ और मेरे जो मुझे अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके अच्छे दोस्त हैं तो उनको वैल्यू करें, अगर अच्छे दोस्त नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आई विल अट्रैक्ट गुड फ्रेंड्स सम टाइम इन माई लाइफ, अभी नहीं है फिर बन जाएंगे। फिर जोहा कहेगी कि मेरे अंदर ये मसाइल हैं, ट्रिगर्स हैं, मैं इनको ओवरकम करूँगी, मैं अपने आप को आज बेहतर, आज मेरा दिन बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और दुनिया जो है वो मतलब मेरे लिए बिल्कुल इस तरह से है कि ये मेरे सामने, जिसे वो कहते हैं ना, गालिब कहते हैं कि होता है शब व रोज़ तमाशा मेरे आगे, तो ये सिर्फ एक तमाशा गाह की तरह है, ठीक है। मुझे किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना अनटिल अनलेस कि मैं खुद कोई बहुत बड़ी चीज़ बन जाऊँ या मैं खुद अपने आप को उस मकाम पे ले जाऊँ कि जहाँ लोग मेरी बात सुने। अदरवाइज़ मैंने किसी की बात को इतना सीरियस नहीं लेना कि उसको लेके मैं अपने आप को ख़राब कर लूँ, ठीक है। इसमें क्या हर्ज है इस तरह की और बहुत सारी सेल्फ टॉक करने। अच्छा, अब आप कहेंगे कि मैडम ये किस तरह की बातें कर रही हैं, इससे क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा ये होगा कि अगेन आपका जो ब्रेन है ना, नाउ आई एम टॉकिंग साइकोलॉजी, नाउ आई एम टॉकिंग साइंस, आपका जो ब्रेन है ये आपकी कमांड को बहुत अच्छी तरह समझता है। जो आप इसके बारे में समझेंगे, अगर आप अपने आप को लो वैल्यू पे रखते हैं, अगर अपने आप को कमतर समझते हैं, आप यकीन करें बाकी लोग भी आपको कमतर समझेंगे। अगर आप अपनी इज्जत करते हैं, यू फील आई एम अ डिग्निफाइड पर्सन, मेरी बहुत डिग्निटी है, मैं ये काम नहीं करता, मेरे ये असूल है, मेरे ये असूल है, लोग आपको उसी तरह ट्रीट करें। ये अब आप कहेंगे कि नहीं वो तो मैं हूं ही, इसके लिए खुद से सेल्फ टॉक करने की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है। ब्रेन को बार बार ट्रेन करने की ज़रूरत है, उसको याद कराने की ज़रूरत है कि मेरे गोल्स क्या हैं, मेरा एम क्या है, मैं लाइफ में चाहता क्या हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ के ऊपर आप फोकस करें। ये वो टेक्निक्स हैं जो कि इमोशनल क्वोशेंट को ऊपर लेके जाती, बेहतर करती हैं। देन आपका आती है जी एम्पैथी एंड सोशल अवेयरनेस। अच्छा, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है एम्पैथी, वही जो हम कह रहे थे कि दूसरे के उसमें पैर रख के सोचने में। आपको पता है जितने भी बड़े सीईओज हैं दुनिया के ना, इवन माइक्रोसॉफ्ट की सीईओ की मैं आपको एग्जांपल दूंगी, उसने माइक्रोसॉफ्ट को जहां पर इस वक्त पहुंचाया है, उससे जब नीचे लोगों से पूछा गया, रिसर्च की गई, तो उन्होंने कहा ये एम्पैथाइज करती है। एम्पैथाइज कैसे करती है? जैसे फॉर एग्जांपल आप बॉस हैं और आपके आगे 20 मुलाजिम हैं, ठीक है। आपके पास एक बंदा आया और उसने आके आपसे कहा कि वो मैडम छुट्टी दे दें। वह पाकिस्तान में तो वैसे लोग झूठ भी बहुत बोलते हैं, लेकिन ये है कि चले मैडम छुट्टी दे दें क्योंकि मेरी वालदा बीमार है, ठीक है। अच्छा, अब एक तो तरीका ये है कि आप उसके ऊपर शाउट करना शुरू कर दें कि तुम क्या हर वक्त छुट्टी मांगते रहते हो और हर वक्त जो है ना तुम कहते हो कि वालदा बीमार है, ये है वो है। दूसरा तरीका ये है कि आप उसको बिठाएं, आप उसे पूछें कि इट टेक्स ओनली 2 मिनट्स कि तुम्हारी वालदा को क्या मसला है। दो फ़ायदे होंगे। एक तो ये कि जब आप उससे 2 मिनट्स की कन्वर्सेशन करेंगे आपको पता चल जाएगा वो सच बोल रहा है झूठ। दूसरा ये है कि अगर वो सच बोल रहा हुआ, वाकई उसकी वालदा बीमार है, तो फिर आपको सेवरिटी का पता चल जाएगा। और फिर ये एम्पैथाइज, क्योंकि मैं खुद एज अ बॉस एम्पैथाइज करती हूँ अपने लोगों के साथ, तो मैंने मिरेकल्स देखे हैं एम्पैथाइज करने के ऐसे ऐसे कि मैं अभी कल ही अपने घर में बता रही थी किसी को कि देखें मैं यहाँ पर, मैं ऑफिस नहीं हूँ, मैंने कल छुट्टी की थी ऑफिस से, लेकिन मेरे ऑफिस से फ़ोन आता है और वो मुझे कहते हैं कि मैडम हम ये करने लगे। अच्छा, उसके अंदर मेरी इजाज़त की ज़रूरत नहीं, ये भी मैं आपको बता दूँ, मेरी इजाज़त की ज़रूरत नहीं, लेकिन हम आपको इन्फॉर्म करना चाह रहे हैं कि ये यहाँ हो रहा है, ये हम करने लगे, तो हम आपकी बस इन्फॉर्मेशन दें। मैं उनसे कह सकती थी कि यार क्या ज़रूरत है, लेकिन आई फेल्ट सो गुड क्योंकि मैं उनके साथ एम्पैथाइज करती हूँ। मुझे ये पता है किसके घर में क्या प्रॉब्लम है, किसकी शादी नहीं हुई हुई, किसके बच्चे ज़्यादा हैं, किसकी तनख्वाह कम है, मुझे सब पता है सबका, ठीक है। यस, ये दीज आर रियलिटीज़, मुझे सब पता है और मैं उनको उसी तरह ही ट्रीट करती हूँ अकॉर्डिंगली। इस वजह से वो लोग मेरे साथ, वो मुझे लीडरशिप रोल में देखते हैं और वो मुझे वो इन्फॉर्मेशन भी देते हैं जो कि अदरवाइज़ वो ना भी दें तो ठीक है। इससे क्या होता है कि मेरे पास इन्फॉर्मेशन बेहतर आती है, मैं बेहतर तरीके से लीड कर सकती हूँ और उनसे काम करा सकती हूँ। वो मेरे साथ एज अ टीम बहुत अच्छी तरह चलते हैं, वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा लॉयल है। लॉयल्टी जो है वो ख़रीदी नहीं जा सकती और लॉयल्टी एम्पैथाइज किए बगैर आती भी नहीं है जब तक आप किसी की जगह पर खुद को रख के ना सोचें। अच्छा, एम्पैथी के बाद जो है अब हम आते हैं
टूवर्ड्स मोटिवेशन एंड लीडरशिप। एक इसका जो है ना क्विक चेक करते हैं, क्योंकि उसके बाद मैंने आपको इसमें 2 और एस्पेक्ट्स पढ़ाने हैं। इमोशनली इंटेलिजेंट पीपल आर सेल्फ मोटिवेटेड, कर लिया हमने। अच्छा, रेजिलियंस एंड ऑप्टिमिज्म डिफाइन ट्रू लीडर्स। रेजिलियंस क्या होती है? मुश्किल वक्त में खड़े रहना, और रेजिलियंस होती है मुश्किल वक्त में खुद को जमे रखना। जितने भी लोग वो अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आए हैं, जिनके आप देखें बड़े लोगों के, तो आपने देखा होगा उन पे बहुत मुश्किल वक्त आए हैं, और उनका कमाल ये था कि उसमें ब्रेक नहीं हुए, उसमें टूटे नहीं। इमोशनल इंटेलिजेंस आप में रेजिलियंस लेके आती है। दूसरे, आप यू सेट मीनिंगफुल गोल्स एंड सेलिब्रेट स्मॉल विंस। ज़रूरी नहीं कि आप सोचेंगे जी मैं, फॉर एग्जाम्पल देखें कुछ लोग होते हैं अनरियलिस्टिक गोल्स रखते हैं। अनरियलिस्टिक गोल्स क्यों रखते हैं आप? छोटे छोटे स्टेप्स, छोटे छोटे गोल्स रखें आप, ठीक है। अनरियलिस्टिक गोल ये है कि आप कहेंगे जी मैं यूएस का प्रेसिडेंट बन जाऊं। अनरियलिस्टिक किस्म का गोल है, बन भी सकते हैं लेकिन इतना कोई आसान नहीं है ना, तो बल्कि तकरीबन इम्पॉसिबल है। इस तरह का गोल रखें ही ना लाइफ में, जो आपको पता ना हो कि ये मैं नहीं कर सकता, यानी ये मेरी कैपेसिटी नहीं है। वो गोल्स रखें छोटे छोटे जिनको आप कर सकें, और वो जो छोटे छोटे स्टेप्स आप लेंगे वही आपको फाइनली ऑन द लैडर ऑफ सक्सेस ऊपर तक लेके जाएंगे। फिर मैंने आपसे कहा कि अगर इफ़ यू वांट टू बी अ गुड लीडर तो आप एम्पथाइज करें, आप कनेक्ट करना सीखें लोगों के साथ, क्योंकि जब आप किसी के साथ एम्पथाइज करते हैं ना तो आप उसके साथ कनेक्ट करते हैं, यानी वो ये समझता है कि मैं अपने दिल की बात इससे कर सकता हूँ। जब आपके नीचे जो एम्प्लॉई है वो ये समझे कि मैं अपने बॉस से दिल की बात कर सकता हूँ, वो आपकी जीत है, वो आपको छोड़ के नहीं जाएगा। मैंने अपने पास ऐसे भी लोग देखे जिनको ज़्यादा तनख्वाह ऑफर हो रही थी और वो इसलिए नहीं गए कि उन्होंने कहा कि नहीं यहाँ हम ठीक है ना, आप शाम को, मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मेरे साथ एक लड़का था, वो मज़दूर आया था, ठीक है, मेरे साथ तो वो काम कर रहा था। मैंने उसमें टैलेंट देख लिया, ये बात है कोई 10-12 साल पुरानी, और क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है तो ना मैं उसका नाम लूँगी और ना एग्जैक्ट प्रोफेशन लूँगी, बताऊँगी। अच्छा, वो मज़दूर था और अच्छे घर का लड़का था। मैंने उसको कहा, मैंने कहा बीए क्यों नहीं करते? अब देखें, दिस इज़ कॉल्ड एम्पैथी। मेरा तो ये टेंशन ही नहीं है, मैं तो बॉस हूँ, अपना काम कराऊँगा। मैंने कहा तुमने क्या किया हुआ, एफए किया हुआ, बीए क्यों नहीं करते? कहता है कि मैडम वो बीए कैसे करूँ मैं? मैंने कहा कमाल कर रहे हो, ये जो तुम मजदूरी से पैसे कमाते हो इससे तुम बीए कर लो। कहने लगा अच्छा बीए करके क्या होगा? मैंने कहा तुम्हारी आगे कोई गवर्नमेंट में नौकरी शौकरी निकलेगी, तुम्हारा कुछ काम शाम हो जाएगा। तो कहता है अच्छा आप कह रही हैं तो मैं दे देता हूँ, लेकिन मेरे से तैयारी नहीं होगी। मैंने कहा अच्छा एक काम करते हैं। मैंने कहा तुम सारा दिन यहाँ आके बैठते हो ना, यही वाले काम, मैंने कहा यूट्यूब और इस पर फजूल बैठे तुम अपना टाइम ज़ाया करते हो। ये 2 घंटे के लिए तुम ऐसा करो, बीए में तुम्हें कोई मसला है, एक और को बुलाया मैंने, ठीक है ना, उसको कहा कि उसने एमए किया हुआ था। मैंने कहा तुम्हारा काम ये है कि तुम 2 घंटे से पढ़ाओगे। उसने उससे पढ़ा, उसने उसे पढ़ाया, किताबें हम सब ने मिल के ले दी उसको, सारी चीज़ें कर दी। अच्छा, उसके बाद मैंने उसे कहा, मैंने कहा तुम क्या करते हो? कहने लगा कि जी वो शादीशुदी तो मेरी हुई भी नहीं है। तो मैंने कहा घर जाके क्या करते हो? दोस्तों के साथ। मैंने कहा ये किस तरह के दोस्तों के साथ? बस ऐसे ही फालतू वक्त ज़ाया करते हो। स्किल क्या है? कह रहा स्किल कोई नहीं। मैंने उसको कहा, मैंने कहा कि फ़लाँ जगह चले जाओ, ठीक है ना। उधर मैंने फ़ोन कर दिया, मैंने कहा ये फ़लाँ बंदा आ रहा है, इसको अपने पास रखें, इसे बेशक पैसे ना दें, इसको ये स्किल सिखा दें। स्किल जो है वो इसी तरह की थी, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी टाइप कोई चीज़ थी, आईटी स्किल थी। उसने उसको स्किल सिखा दी। 2-3 महीने बाद उसको 5-10 हज़ार भी देना शुरू कर दिए, ठीक है। अच्छा, अब हुआ ये कि वो लड़का मुझे अभी रिसेंटली 2-3 साल पहले मिला, और वो गवर्नमेंट में अच्छी जॉब पर है और 15,000 पे मजदूर आया था। नाउ ही इज़ अर्निंग 2 लाख। और उसने मुझे नहीं पता था कि ये कहाँ तक पहुँच गया, बिकॉज मैं आई एम वेरी बैड एट कीपिंग लॉग या कनेक्शंस लोगों के साथ, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई सुन के। अच्छा, और मैं इसको क्या कहती हूँ, आप कहेंगे जी आप तो बहुत बड़ी क्या कहते हैं नेकी की आपने। नहीं, नेकी नहीं की मैंने सिर्फ एम्पथाइज किया। गोरा बहुत एम्पथाइज करता है। आप किसी गोरे को कह दें ना कि फॉर एग्जाम्पल, आप उसकी एम्पैथी क्या हद देखें कि हम लोग सामान घसीट रहे थे वहाँ सड़क पे, वो गोरा आपको देख लेना कि थोड़ा सा आपके चेहरे के तासुर बदले हुए हैं, सामान भारी है, वो आपके साथ हाथ लगा देते हैं। दिस इज़ एम्पैथी। ये नेकी नहीं है, यानी ये कोई आउट ऑफ द वे ये नहीं समझना कि कोई पता नहीं हमने कोई अल्लाह पे एहसान कर दिया। सिर्फ अपने इर्द गिर्द लोगों के साथ एम्पथाइज करना सीखें।
तो वो आपकी जो है ना वो रास्ते बनते जाते हैं, चीज़ें खुलती जाती हैं आपके लिए। अच्छा जी, देन की टेक अवे से पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊं, उस पर ना मेरे बच्चे मुझ पर बहुत बोलते हैं। वो कहते हैं कि आप जो है ना वो डाइटरी बैलेंस के ऊपर कुछ भी उठा के ले आती हैं। आपको पता है आपके खाने का बहुत गहरा ताल्लुक है इमोशंस के साथ, है ना, क्योंकि हम हर एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो खाने का एस्पेक्ट क्यों ना करें। अच्छा, बर्गर शर्गर सारे खाते हैं शौक से? शौक से। आप में से चलें ये नहीं पूछना चाहिए बर्गर का शौकीन, बर्गर पिज़्ज़ा फास्ट फूड का, आप ये बताएं आप में से देसी या घर का खाना कौन खाता है? वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। और जंक मिले तो वो भी खा जाते हैं। अच्छा, आप में से कौन ऐसा है जो जंक को मैक्सिमम अवॉइड करता है? वेरी गुड, बट स्टिल लेस। आप में से इतने सारे लोग हैं, आई थिंक 60 के करीब होंगे, ये 50 प्लस है ना, उसमें से 5-6 लोगों ने हाथ खड़े किए हैं कि हम जंक को अवॉइड करते हैं। अच्छा, आपकी इमोशनल हेल्थ के ऊपर प्रोसेस्ड फूड क्या असर डालता है? आपके मैदे का, गट का आपके दिमाग से बहुत डायरेक्ट लिंक है। आपने कोई भी बर्गर खाया, प्रोसेस्ड फूड है, उसके अंदर पैटी भी प्रोसेस्ड है, चिकन भी प्रोसेस्ड है, वाइट मैदे का बर्गर है, वो मायोनीज डला हुआ है उसमें। छोटे बर्गर में को 810 कैलोरीज होती हैं, बड़ी आप मील ले लें तो वो 1200-1300 कैलोरीज हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। अच्छा जी, आपने वो खा लिया, होगा क्या, आपको एकदम बहुत अच्छा फील होगा। ऐसा ही हो, आइंदा से ज़रा देखिएगा कि आप ये नोटिस करेंगे, जब आप अपना रिकॉर्ड रखेंगे ना, ऐसा ही होता है, बहुत अच्छा फील होगा। और कोई घंटे 2-3 घंटे के बाद ना यूल फील लो, और आपको फिर भूख लगनी शुरू हो जाएगी। फिर आप कहेंगे यार अभी तो बर्गर खाया था, भूख क्यों लग रही है? यू नो व्हाट इज़ दैट कॉल्ड? दैट इज़ कॉल्ड एनर्जी क्रैश। आपके एनर्जी लेवल एकदम ऊपर जाता है, शुगर लेवल हाई होता है, ब्रेन एक्टिव होता है, एकदम एनर्जी क्रैश करती है प्रोसेस्ड फूड से। एकदम जब शुगर लेवल नीचे जाता है, एनर्जी क्रैश करती है, तो क्रेविंग भी होती है, फिर आप चिड़चिड़े हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? चिड़चिड़े। ऐसे वक्त में कोई भी आपसे कुछ भी बात करे तो कई का इमोशनल क्वोशेंट कोई नहीं होता, फिर आपको गुस्सा ही आता है। तो आप लोगों को सबसे पहले आपको चेकआउट करना पड़ेगा अपने जंक के इनटेक को। जंक, अच्छा जिसका नाम ही गोरे ने जंक रख दिया है, यानी वो कहता है ही कचरा खाए जा रहे हो, और उस पे यानी वो एक तो खा रहे हैं, ऊपर से उस पे खुश भी हैं बहुत, दूसरों के सामने स्टेटस सिंबल बनाया हुआ है। मैं मैकडॉनल्ड्स बैठा हूं, मैं KFC, आई एम गोइंग टू हार्डीज। व्हाट इज दिस? एंड गेटिंग एनर्जी क्रैशेस, ठीक है, इरिटेट होने के लिए अपनी जो आपकी बॉडी प्रोड्यूस, क्योंकि इस वक्त तो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, वो एनर्जी लूज़ हो रही है। जब 30s-40s में जाएंगे ना आप लोग, तो आपको समझ नहीं आएगी कि मेरा पेट इतना क्यों बढ़ गया, ये मुझे हर बात पे इतना गुस्सा क्यों आता है, फलां चीज़ क्यों ख़राब हो गई, फलां चीज़ क्यों ख़राब हो गई। ऑर्गेनिक फूड से अच्छा इमोशनल स्टेबलाइज़र कोई नहीं है। जो आपके घर का बना हुआ खाना है, डाइटरी बैलेंस के साथ आप खाएं, थोड़ा सा फ्रूट, थोड़ी सी रोटी, थोड़ा सा जो भी आप खाते हैं, थोड़ा सा प्रोटीन, थोड़ा सा फाइबर, ये जो भी आप खाते हैं, ये आपके इमोशनल हेल्थ को ठीक रखता है। ये आपके जो अप्स एंड डाउन है ना, आप ये बिल्कुल ऐसे देखें कि आपको एक थोड़े से झटका दिया जाए बिजली का, और मुस्तकिल आपको थोड़े 2-2 घंटे बाद बिजली का झटका, आपकी क्या हालत होगी। अपने साथ हम ये कर रहे हैं, हम वो जो बिजली का झटका है ना, एनर्जी अप एनर्जी डाउन, एनर्जी अप एनर्जी, ये हम कर रहे हैं रोज़ जंक खा के। और हम अपने आप को हमने मुस्तकिल उस तरह के झटके दे दे के ना उसके लिए इतना इम्यून कर लिया है कि हमें अंदाज़ा ही नहीं कि हम अपने साथ क्या कर रहे हैं। तो ये आपने देखना है कि मैदे को, जो पुराने ज़माने में हकीम थे वो मैदे को कहते हैं कि इट्स अ सेकेंड ब्रेन। आपका जो मैदा है वो दूसरा ब्रेन है। देखें ना, जिस वक्त आपका मैदा ठीक नहीं होता, आप कैसा फील करते हैं। कोई आदमी जिसका पेट ठीक ना हो, मैदा ठीक ना हो, वो कभी अच्छा फील कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि 90% सेरोटोनिन आपके मैदे से बनता है। यहाँ DVM बैठे हुए हैं सारे, काफ़ी सारे हैं ना युवास के। आप बताएं ये बात ठीक है? कितने हैप्पी हार्मोन आपके मैदे से बनता है, जिसको आप प्रोसेस्ड फूड खिला के वो सारा बैक्टीरिया, अच्छा बैक्टीरिया मार देते हैं। उसको आप जो है ना अपनी, और फिर दूसरा एक और चीज़ है कि शुगर यानी कि डायबिटीज़,
डायबिटीज़ की तरफ आप बढ़ जाते हैं जब आप बहुत ज़्यादा प्रोसेस। तो बेसिकली ये अब अंग्रेज़ इसको कहता है इमोशनल ईटिंग अवेयरनेस, कि आपको अगर ये पता हो मैंने क्या खाना खा रहा हूँ मैं और इसका मेरे पे क्या इम्पैक्ट होगा, तो आप अपने आप को इमोशनली बेटर रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये बात हो गई। फिर सेकंड इज जेंडर। अच्छा, जेंडर का बहुत अहम वो मामला है, वो इस तरह से कि इसकी थोड़ी सी साइकोलॉजिकल इंसाइट हम लेते हैं। इमोशनल कोशेंट मर्दों का अलग होता है, औरतों का अलग होता है। अब क्योंकि मैंने तो आपको एक जनरल लेक्चर दिया है, लेकिन ख़वातीन को, हम सबको, हम में अलग हार्मोन्स हैं, मर्दों में अलग हार्मोन्स हैं। ठीक है, तो इनका इमोशनल कोशेंट अलग है। ये बिल्कुल इसी तरह है कि जब आपने देखा होगा, मैं लड़कियों से बात कर रही हूँ, कि आपके फादर, ठीक है ना, आपके फादर किसी बात पे बहुत गुस्से में आ गए, ठीक है, तो वो हो सकता है शाउट भी करें या कुछ भी करें, और उस वक्त आप बोले जाएंगी या आपकी मदर बोले जाएंगी, तो ही विल फील मोर इरिटेबल, वो ज़्यादा गुस्सा आएगा। ठीक है, और मैंने इस चीज़ को बहुत स्टडी किया कि हमारे यहाँ ज़्यादातर मर्द बाद में ये कहते हैं कि जी मैं तो बोल रहा था, वो आगे से क्यों बोली। ये क्या फैक्टर है? देखिए, एक तो उनको भी अपनी समझ नहीं और हमें भी अपनी समझ नहीं। उसकी वजह ये है कि जो मेन है ना, वो ये एवोल्यूशन से ही निकली हैं सारी चीज़ें ना, हम सब एवोल्यूशन ने हमें बनाया जो इस वक्त हम हैं। दे वॉन्ट स्पेस व्हेन दे आर एंग्री, ठीक है, बिकॉज दे आर डीलिंग विद देमसेल्व्स। और औरत को क्या चाहिए, उसका इमोशनल क्वेश्चन क्या है? खातून फ़ौरन कनेक्ट करना चाहती है, जब वो स्ट्रेस में है तो फ़ौरन बात करना चाहती है, बंदा स्ट्रेस में है तो फ़ौरन चुप होना चाहता है। क्या मैं ठीक कह रही हूँ? एक्सेप्शंस हो सकती हैं, तो रूल नहीं है ये, एक्सेप्शन हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसे ही होता है। उसमें होता ये है कि हम लोग जो हमारे साथ टीम में मेल्स होते हैं या फैमिली में होते हैं, आपके साथ जो फीमेल्स हैं, जब वो कनेक्ट करना चाह रही हैं, जब वो स्ट्रेस में हैं, आपको गुस्सा आता है। आपको इसलिए गुस्सा आता है क्योंकि वो आपको स्पेस नहीं दे रही होती, और आपको समझ नहीं आ रहा होता कि मुझे क्यों गुस्सा आ रहा है। ठीक है, आइंदा से इस इमोशन को रेगुलेट करना सीखें कि व्हेनेवर यू आर इन अ बैड सिचुएशन, बहुत बुरा हो गया है, कोई बहुत बुरी सिचुएशन है, यू ऑलवेज वांट अ स्पेस। तो आपकी अम्मी हैं, बहन हैं, आपकी कलीग हैं, जो भी हैं, आप उनको बताएं कि अम्मी प्लीज़ मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें, ठीक है, या अपनी बहन को कहें कि इस वक्त ना मुझसे बात करें। आप जब ये थोड़ा सा इसको खुद को बार बार करते रहेंगे प्रैक्टिस, तो वो भी लर्न करेंगे कि ये इसको अपनी स्पेस चाहिए। इस चीज़ को समझें। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि ये तो एक डिफरेंस मैंने इमोशनल क्वोशेंट का बताया, ताकि क्योंकि हम इमोशनल क्वोशेंट को क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं ना कि हमने स्ट्रेस में कैसे बिहेव करना है, हमने मुश्किल वक्त में किस तरह से करना है। तो जब तक आपको ये दो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, तो वो चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं फ्रिक्शन की वजह से ख़राब होती रहेंगी। अब आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा भाई ऐसे गुस्से में आया है, इसकी लड़ाई हुई है, तो ये क्यों कह रहा है कि अभी मुझसे बात ना करो। ठीक, उस वक्त उसे बात नहीं करनी, उस वक्त उसे सिर्फ पानी का ग्लास ला के देना है, ठीक है, और उसको स्पेस देनी है। और ख़वातीन जब कनेक्ट करें तो उनको तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से समझाना है, जो भी करीबी, कि जी इस वक्त मेरे से दूर रहें। अब ये इस पे हम चलते हैं आगे कि इस सिचुएशन में ख़वातीन हों और मर्द हों, डिसीजन मेकिंग कैसे करेंगे। अब देखें, ये तो आइडेंटिफाई कर लिया हमने कि मर्द ज़्यादातर इस तरह से बिहेव करते हैं, दे वांट स्पेस, ख़वातीन क्या करती हैं, दे वांट टू कनेक्ट। लेकिन अब डिसीजन मेकिंग क्या करती है? डिसीजन मेकिंग इस तरह से है कि जब हम आते हैं एक कंपनी के एनवायरनमेंट में बात करते हैं, ठीक है, तो आपने क्या करना है, यू हैव टू इंटीग्रेट बोथ स्टाइल्स, दोनों स्टाइल्स को समझने की ज़रूरत है। क्योंकि आप जब कंपनी के बॉस हैं या लीडिंग मैनेजर हैं, तो आपके नीचे तो ख़वातीन भी काम कर रही हैं, मर्द भी काम कर रहे हैं। आपको इस दोनों चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग है, फिर आपने एम्पैथाइज करना है कि फला बंदा जो है वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, फला ने इस तरह क्यों किया, और फिर वहाँ पर आपने लीडरशिप रोल में डिसीजन मेकिंग करनी है। अगर खातून बॉस होगी तो वो ज़्यादा एम्पैथाइज करेगी, और ऐसा नहीं है कि मर्द कम एम्पैथाइज करते हैं, मर्द भी एम्पैथाइज कर सकता है, लेकिन उसका डिसीजन जो है वो थोड़ा सा वो मुख्तलिफ तरीके से लेता है। यानी यहाँ पर जहाँ पे स्ट्रेसफुल सिचुएशन होगी, मर्द का डिसीजन और औरत का डिसीजन जो है वो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, और उसकी वजह क्या होती है, उनका इमोशनल क्वोशेंट। ठीक है,
तो फिर आइंदा आप कभी भी इस तरह की किसी सिचुएशन में हो तो ऑलवेज ट्राई टू डील इन अ बेटर वे। क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि वुमेन दे फील मोर एम्पैथी, यानी कि वो ज़्यादा एम्पैथाइज करती हैं, मर्द बहुत ज़्यादा एम्पैथाइज नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी बंदे को जाकर, बॉस है आपका, कोई कहानी सुनाते हैं तो कहेगा ओ हो अच्छा नहीं नहीं नहीं, या तो साथ रोना शुरू, ऐसे नहीं करेगा वो, ही विल लिसन, ठीक है। लेकिन कल्चर है ना, कल्चर है, अब क्या करें, हैं। तो वो बहुत उसके ऊपर ना रिएक्ट बहुत ज़्यादा, लेकिन हो सकता है कि अगर वो एम्पैथाइज करे तो वो डिसीजन जो है वो बहुत एम्पैथाइज करके डिसीजन ले, यानी वो डिसीजन ऐसा लेगा कि जो एम्पैथाइज करके ही लिया जा सकता है, लेकिन वो हो सकता है बहुत रिएक्ट ना करे आपकी बात पे। और अगर खातून बॉस होंगी तो वो हो सकता है बहुत ज़्यादा रिएक्ट करें, ठीक है। और डिसीजन लेते हुए हो सकता है कि वो उस तरह से ना डिसीजन ले जैसे कि उसने आदमी ने लिया, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एम्पैथाइज करें, ठीक है। इसलिए जो है वो आपने इन दोनों जेंडर्स के साथ भी इस इमोशनल क्वोशंट को समझने की कोशिश करनी। अब एक करते हैं रैप अप सेशन। की टेक अवेज क्या है? इमोशंस आर नॉट वीकनेस, जैसे कि मैंने पहले कहा था, ये कोई आपकी कमज़ोरी नहीं है, दे आर विजडम, दे आर एक्चुअली इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले क्या होगा? अवेयरनेस, अपने आप को जानना, फिर अपने आप को कंट्रोल करना, सेल्फ रेगुलेशन, और फिर आपकी ग्रोथ शुरू होगी, फिर आपने ग्रो करना शुरू किया। EQ प्रैक्टिस किया जा सकता है, यस, EQ कैन बी प्रैक्टिस डेली, आप रोज़ EQ प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपका EQ से फ़ायदा क्या होगा? अ हेल्दी इमोशनल लाइफ बिल्ड स्ट्रॉन्गर कैरेक्टर एंड लीडरशिप। और वही सारी बातें जो मैंने पहले की हुई थी यही इसमें है। अच्छा, वो कहते हैं ना लीड विद योर हार्ट, तो बेसिकली तो सब कुछ माइंड में होता है ना, हार्ट तो इट्स जस्ट पंपिंग ब्लड, लेकिन वो हमने पहले से एक बना रखा है कि जी हार्ट, वो बेसिकली हम हार्ट को सिंबल है इमोशंस का और माइंड सिंबल है रैशनैलिटी का, ठीक है। अब पहले हम कहते थे कि नहीं नहीं सिर्फ रैशनैलिटी से बात करो, सिर्फ अकल से, अकल और जज्बात दोनों को मिलाकर ट्राई टू क्रिएट अ बैलेंस और फिर फैसला करो, ठीक है। यानी आपने अपने इमोशंस, रैशनैलिटी और इमोशंस दोनों को रखना है सामने, और फिर अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, और फिर उसके ऊपर आपने एक रैशनल डिसीजन लेना, ठीक है। सो इमोशनल इंटेलिजेंस इज इक्वल टू लीडरशिप इंटेलिजेंस। जितने भी लोग, ये रिसर्च है कि जितने भी लोग इमोशनली इंटेलिजेंट हैं वो दे टर्न आउट टू बी वेरी गुड लीडर्स, बहुत अच्छे लीडरशिप। और दुनिया में जितने भी लीडरशिप रोल में आपको ज़्यादा लोग नज़र आते हैं वो इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं। सो हेयर आई फिनिश माई लेक्चर, आई स्टॉप हेयर। और अब आप लोगों का Q&A सेशन मेरा ख्याल है 20 मिनट्स। घर जाकर अपने आप को एक ख़त लिखें, और ख़त का नाम होगा लेटर टू फ्यूचर मी। लेटर टू फ्यूचर मी, यानी आप जो भी नाम है आपका क्या नाम है सर? आपका हाँ, ग्रे, समी ये ख़त लिखेंगे कि मैं आज से 5 साल के बाद अपने आप को ख़त लिख रहा हूँ, आज से 5 साल के बाद वाले समी को आज ख़त लिख रहा हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर आप ये लिखेंगे कि विच इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल डू यू वांट टू इम्प्रूव एंड कॉन्शियसली प्रैक्टिस, ठीक है। किसी मोबाइल में सेव कर लेना ना, देख लेना, चलो 5 साल नहीं तो कोई 2 साल के बाद, इस तरह इतना लंबा नहीं करते इसको, साल 2 साल के बाद। आपने सबसे पहले अपने आप से ये सवाल पूछना है, ये लिखना है अपने आप को ख़त में कि आप किस इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल को आप इम्प्रूव करना चाहते हैं अपनी। गुस्सा ज़्यादा आता है, डर ज़्यादा लगता है, लोगों से डर जाते हैं, टिमिड रहते हैं, आपको लगता है कि मैं तो यहाँ पे मुझे ऐसे बिहेव करना चाहिए था। जो सोच रहे हैं और जो बिहेव कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, आपके थॉट्स जो हैं वो एट हार्मनी नहीं है आपके एक्शंस के साथ। तो वो सारे के सारे वो सारी चीज़ें जिन पे आपको लगता है कि मुझे इस पे काम करना चाहिए, वो लिखें उस ख़त में। फिर लिखें कि ये इमोशनल स्किल जो आप अपने आप को इमोशनली यहाँ पे बेहतर करना चाहते हैं, इस चीज़ पे आपके लिए मैटर क्यों करता है, व्हाई डज इट मैटर। तब टाइम तो नहीं ज़ाया करना ना, क्यों अपने आप पे ये काम करें। मतलब बिकॉज आई वैल्यू माई फ्रेंडशिप, क्योंकि मैंने, जैसे उन्होंने कहा कि जी दोस्त नाराज़ हो गया, क्योंकि मैं बार बार दोस्तों को नाराज़ नहीं करना चाहता, या मैं अपने दोस्तों में लीडरशिप रोल में आना चाहता हूँ,
या मैं किसी कंपनी में जाना चाहता हूँ, अच्छी नौकरी करना चाहता हूँ और बेहतर लीडर बनना चाहता हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ उस हवाले से। और एनी स्पेसिफिक गोल्स और एक्शंस, कोई आपके गोल्स एम्स हैं लाइफ में, उसमें वो कैसे हेल्प करेगा आपको। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि जी मैंने अपने आप में ये जो सुस्ती है इसको ख़त्म करना है, तो फिर मैं इसको किस तरह से अपने गोल्स के साथ इसे रिलेट कर सकता हूँ कि मैं इतना काम करूँगा तो फिर मैं यहाँ पर पहुँचूँगा साल 2 साल के बाद। अच्छा, और एक इनकरेजमेंट नोट लिखें अपने लिए, अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए ना। वो किस तरह से कि फॉर एग्ज़ाम्पल समी, मैं ये समझता हूँ कि तुम अब से 1 साल बाद 2 साल के बाद तुम एक बेहतर इंसान होगे, एक ज़्यादा पुरएतमाद आदमी जो कि बहुत अच्छी तरह से बात कर सकता है, जो कि जिसकी पर्सनैलिटी बहुत मैग्नेटिक है और लोग जिसे सुनना चाहते हैं, कर सकते हैं ना, व्हाई नॉट। और अपने आप को कोच करें, ठीक है ना, कि आपने किस तरह से कि तुम आज से 2 साल के बाद तुम में ये खूबियाँ होंगी। राइट अ लेटर टू योर फ्यूचर सेल्फ, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ फ्रॉम टुडे, और यू विल सी द डिफरेंस। हमारे अंदर जो है ना, वो पता नहीं वो कौन मुझे कोई बात कर रहे थे कि फला जगह जो है ना वो बहुत आसेब था और ये था, कोई बता रहे थे, तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा यार दुनिया में ना सबसे बड़ा जो चीज़ है ना जिससे फियर करता है इंसान, वो कोई शेर नहीं है, कोई चीता नहीं है, कोई हाथी नहीं है, वो इंसान है। सबसे बड़ी सुपर पावर इंसान है, सबसे बड़ा आसेब भी इंसान है। इंसान से ज़्यादा मैजिकल कोई चीज़ नहीं है दुनिया में। एंड द मैजिक इज़ विद इन यू। यहाँ है सब कुछ, यहाँ है, बाकी सब बातें, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट Q&A. Yes, you can ask anything, feel free to ask anything. हाँ, लोग क्या कहें। अच्छा, सोशल एंजाइटी पता है क्यों आती है? सोसाइटी की वजह से आती है, क्योंकि सोसाइटी आप में वो खौफ इंस्टिल करती है। इर्द गिर्द वाले कह कह के ना, देखो तुम तो ये कर रहे हो, ऐसे नहीं करते लोग, इस तरह से नहीं करते। पहले तो आप ये देखेंगे जो आप में सोशल एंजाइटी है वो किसकी वजह से है, क्योंकि देखिए हम सबके बचपन अलग अलग हैं और उसका एक इम्प्रेशन होता है हमारे, आप लोग एडल्ट्स हैं अब, लेकिन उसका आपका बचपन जो है उसका बहुत ज़्यादा इस वक्त आप कैरी कर रहे हैं बैगेज। सोशल एंजाइटी की बहुत सारी वजह हो सकती हैं। ये पहले ये जानने की कोशिश करें कि क्या आप इंट्रोवर्ट हैं इसलिए सोशल एंजाइटी है। अगर तो आप इंट्रोवर्ट हैं इसलिए सोशल एंजाइटी है तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ज़रूरत ही नहीं है लोगों में उठने बैठने की। क्या ज़रूरी है कि जो सब करें वो आप करें, ठीक है। लेकिन अगर आप एक्सट्रोवर्ट हैं और आपको इजहार के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा और आपको लग रहा है कि लोग आपको वैसे नहीं देख रहे जैसे कि आप चाह रहे हैं, या आपको दोस्तों की महफिल में वो जगह नहीं मिल रही जिस जगह के लिए आप काम कर रहे हैं या आप चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको ये जानना ज़रूरी है कि सोशल एंजाइटी ट्रिगर कहाँ से हो रही है। क्या किसी दोस्त की वजह से हो रही है? क्या पेरेंट्स की वजह से हो रही है? क्या सिबलिंग्स की वजह से हो रही है? किस वजह से सोशल एंजाइटी ट्रिगर हुई? सबसे पहले उन ट्रिगर्स को फाइंड आउट करें, फिर उन ट्रिगर्स को अकॉर्डिंगली डील करें। इवन यू शुड सेट बाउंड्रीज विद एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड। देखिए, पेरेंट्स की बात आप ज़रूर सुने, उनको आप फैसिलिटेट भी करें, उनसे मोहब्बत भी करें, सारा कुछ करें, लेकिन उनका भी तो कोई बैगेज होगा। अगर वो आपसे कोई ऐसी बात करते हैं जिससे आप फील करते हैं खुद को लो, तो वहाँ पर ट्राई टू कम्युनिकेट विद देम कि आप मुझे बार बार अगर इस तरह कहेंगे तो मैं तो अपने आप को बहुत लो फील करूँगा, मुझे ज़्यादा सोशल एंजाइटी होगी। अगर आप कहेंगे कि तुम्हारे सारे कजन्स ने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए, तुम देखो क्या लग रहे थे उनमें बैठे हुए, करते हैं ना हमारे पेरेंट्स, वो कल्चर है ना हमारा, क्या करें। कुछ तो बच्चे ढीठ होते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। कुछ मतलब वो मजाक में कह रही हूँ ढीठ या नहीं, लेकिन कुछ बच्चे कोई फ़र्क नहीं, वो दे आर जस्ट दे नो व्हाट दे आर डूइंग। लेकिन कुछ बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, दे फील बैड,
कि देखो मुझे तो मेरे बहन भाइयों ने ये कह दिया, मुझे पेरेंट्स ने ये कह दिया, वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता ये जब ऊपर चीज़ें बढ़ती जाती हैं तो ये सोशल एंग्जाइटी में बन जाती हैं। यानी कहीं ना किसी ने तो कोई गलत बात की है ना, एतमाद में को ठेस पहुंचाई है, किसी ने एतमाद को कम किया है आपके, तभी वो सोशल एंग्जाइटी हो रही है। तो ये दो वजूहात से हो सकती है। अगर इंट्रोवर्ट हो तो छोड़ दो सब कुछ, कोई ज़रूरत नहीं लोगों से मिलने की, अपनी दुनिया में खुश रहो, ठीक। और अगर इंट्रोवर्ट नहीं हो देन ट्राई टू सेट बाउंड्रीज विद द पीपल विद द ट्रिगर्स जो वो सोशल एंग्जाइटी तुम में ट्रिगर कर रहे हैं। यस, यू गॉट योर आंसर। आपने पर्सनैलिटी की बात की है, तो इसमें एज भी तो कर सकती है इन्फ्लुएंस आपके बिहेवियर और इमोशन। कौन कर सकते हैं? एज, मैं सवाल नहीं समझी। मतलब एज है ना, एक चाइल्डहुड में हमारे इमोशन और होते हैं और अडल्टहुड में और होते हैं और ओल्ड एज में और होते हैं। हाँ तो लेकिन अब तो आप एडल्ट है ना, तो अब तो वह इसमें हार्मोन्स का भी तो होता है, एक बॉडी में जो भी होता है वो भी तो इमोशन में एक। हाँ तो वो मैंने आपको बताया ना, सेरोटोनिन है, डोपामिन है। व्हेन यू आर इमोशनली अटैच्ड, व्हेन यू आर इन लव, व्हेन यू समबडी लाइक्स यू, जब आपके कोई टीचर आपकी तारीफ कर देता है 6 बंदों में या 60 बंदों की क्लास में, यू फील गुड। इट्स सो सिंपल। वो बच्चा भी उसी तरह रिएक्ट करेगा जैसे आप, ठीक है ना। तो वो जो आप हार्मोन्स का इम्पैक्ट जो मुझे समझ में आ रही है कि आप कह रहे हैं कि इमोशनल उसके साथ हार्मोन्स का भी होता है, तो बात ये है कि वो बेशक हार्मोन्स का होता है, लेकिन हार्मोन्स आपको ये नहीं कहते कि अब आपने एंग्री होना है, अब आपने अगले का सर फाड़ देना, अब आपने गालियां देनी है, अब आपने लड़ाई करनी है। हार्मोन्स ये नहीं कहते। हार्मोन्स कुछ चीज़ें में साफ ज़ाहिर है यू फील गुड व्हेन यू आर, लेकिन बात यही है, असल तो इमोशनल इंटेलिजेंस ये है ना कि जब आप अच्छे ना हो, व्हेन यू आर नॉट इन गुड शेप, तब अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखनी, तब अपने आप को दूसरों को ये बताना कि यू आर स्टेबल, यू आर बैलेंस्ड। यही तो है। वो हार्मोन्स भी तो आपसे नीचे ही है ना, वो तो आपको कंट्रोल नहीं कर रहे, आप कर रहे हैं उनको कंट्रोल। मेल्स और फीमेल्स में आपका ईक्यू डिफरेंट होता है, तो मेल्स को आपने कहा कि उन्हें स्पेस चाहिए होती है जब भी इशू होता है, और फीमेल्स को बात क्राइसिस या कोई बहुत बड़ा ऐसा इशू। हाँ तो फिर मतलब किसी एक को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तो इसके अलावा कोई और सॉल्यूशन नहीं? नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ की क्या बात है। मैंने तो सिर्फ बिहेवियर पैटर्न्स की बात की है कि वो इस तरह से पैटर्न है, मेल का ये पैटर्न है साइकोलॉजी। मैंने तो बेसिकली एक साइकोलॉजी की स्टडी है उसकी बेस के ऊपर ये बात की है कि मेल्स का नॉर्मली ये पैटर्न होता है, फीमेल्स का नॉर्मली ये पैटर्न होता है। अब ऐसा नहीं होता कॉम्प्रोमाइज़। फॉर एग्जांपल हमारे साथ कितनी दफ़ा ऐसा हुआ कि क्राइसिस आ गया, मतलब मैं अपने एग्जांपल देती हूँ कि जैसे रेलवेज़ में थे हम, तो जी ट्रेन उलट गई, खुदा खासा बंदे मर गए, कुछ हो गया, ठीक है ना। तो साहब जो मेरा बॉस है ही विल बिहेव इन अ डिफरेंट वे, मैं डिफरेंट वे में, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ी करना है। उसमें सिर्फ ये समझना है कि वहाँ पर मैं उसको बार बार मैसेज ना करूँ कि सर अब मैं क्या बताऊँ मीडिया को, सर देखें लोग बाहर आगे, सर मैं वो ना करूँ। मैं चीज़ को समझने की कोशिश करूँ कि ये इस वक्त क्या देख रहे हैं, ये इस वक्त चुप हैं, ये कुछ सोच रहे हैं, ये मीटिंग कर रहे हैं, वहाँ पर मीटिंग में चुप करके सुनना है। एज अ वुमेन मैं बता रही हूँ, एज अ वुमेन एम्प्लॉय, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है ये, दिस इज़ जस्ट अंडरस्टैंडिंग ईच अदर और एक टीम वर्क लेके चलना। जब हम किसी के साथ गुड डीड करते हैं, कुछ भी अच्छा करते हैं, तो हम ना अपने माइंड में एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि हमारे साथ भी वैसा हो, लेकिन जब वैसा नहीं होता तो एक इमोशनल एंगर से सबके मसाले हैं। तो अब ये फील करना ये तो मेरा भी मसला है इससे तो मैं भी नहीं डील कर सकी। भूल जाना चाहिए या फिर हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि यार सच्ची बात ये है कि अच्छा करके आप जो कहते हैं ना, मैं जी अच्छा करके तो मैं भूल गया, झूठ बोलता है बंदा। अच्छा करके कभी नहीं भूलता, किसी के साथ याद रहता है, हमेशा याद रहता है कि आपने किसी के साथ अच्छा किया। अब बात यह है कि अगला जो है उसने आपके एहसान का बदला 2-3 तरीके हैं। अगला या तो बहुत कोई खबीस किस्म का आदमी है और वो हर एक के साथ यही करता है, हर मोहसिन के साथ। कुछ लोग होते हैं ना, उनके लिए लफ्ज़ भी एक मोहसिन कुश कहते हैं उसे। मोहसिन कुश का मतलब होता है अपने ही मोहसिन को मारने वाला। एक तो वो होते हैं, दूसरा वो रेपुटेशन पता चल जाती है ही ऐसा, उन पे तो एहसान करने की ज़रूरत ही नहीं ना। आपको कौन सा किसी ने ख़त लिखा है कि ज़रूर एहसान करना है आपने इतने लोगों पे, ठीक है, वरना आपकी
वो नहीं, रिपोर्ट नहीं ठीक बनेगी, तो आपको ज़रूरत ही नहीं उन पे एहसान करने की। दूसरा होता है बंदा जिसके आप एक्सपेक्ट ज़्यादा कर रहे होते हैं, वो कुछ और सोच रहा है। अब यहाँ आती है एम्पैथाइज करना। अब आपने सोचना ये है कि मैंने कहीं इससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन तो नहीं कर ली, ठीक है ना। अगर किसी ने आपसे, एग्जाम्पल है कि किसी ने आपसे मुस्कुरा के नोट्स मांग लिए, तो इसका ये तो मतलब नहीं है कि दे हैव फॉलन इन लव विद यू। एक्सपेक्टेशन है ना भाई, कुछ भी हो सकती है। हो सकता है कि उसको लगा आप बहुत लाइक है इसलिए नोट्स मांगे। आप कहेंगे जी मैंने नोट्स दे दिए, इतना एहसान किया और देखें इसने मेरा तो नंबर ब्लॉक कर दिया, ठीक है रियलिटी है ना। हाँ देखा। तो यहाँ पर अपने ये, अब यहाँ पे सेल्फ अवेयरनेस आती है। सबसे पहले आप ये जाने कि ये एक्सपेक्टेशन सिर्फ आपने रखी हुई अगले से, या अगला भी ऐसे ही सोच रहा है। क्योंकि देखें हम ज़्यादातर जो हम लोगों में से हमारी जनरेशन का इशू है ना कि हम अपने आप को नहीं जानते। हमें पूरी दुनिया का पता होगा। अभी मैं आपसे पूछूं अमेरिका में क्या हो रहा है, कनाडा में, आप यहाँ पे घंटों बातें करते रहेंगे, बताएंगे फला ये फला। लेकिन जब मैं कहूँगी ना कि आपसे, बाबा बुल्ले शाह ने भी तो यही कहा था ना कि अपने मन के अंदर उतर के देख, तो वो हम अपने आप को नहीं जानते। बेसिकली आपने सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि आया ये मोहसिन कुछ कैटेगरी बनाए लोगों की। तो कैटेगरी बनाए लोगों की, एक वो जिन पर एहसान जब भी करेंगे तो अपने मोहसिन को ख़राब करते हैं, वो एक वो जिनके हवाले से आपकी एक्सपेक्टेशंस गलत है। अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस गलत हैं तो फिर अपने आप को ठीक करें, अपनी एक्सपेक्टेशंस को नॉर्मलाइज। और मैं तो समझती हूँ सबसे अच्छा काम ये है, वो एक, मुझे ना साहिल लुधियानवी बहुत पसंद है। ही वॉज अ गुड पोएट एंड अ वेरी गुड सॉन्ग राइटर ऑल्सो। उसका वो एक गाना है जिसमें वो कहता है, गम और खुशी में फ़र्क ना महसूस हो जहाँ, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया। ये वो जगह है कि जहाँ पर आपको कोई फ़र्क ना महसूस हो कि ठीक है ये है तो मुझे उसने कह दिया तुम बहुत अच्छे हो और मैं आज रात सोऊं ही ना, उछलांगे मारूं। ये नेचुरल है, बट ट्राई टू डाउन प्ले योर इमोशंस। अपनी एक्सपेक्टेशंस को नॉर्मलाइज करें लोगों के साथ। और मैं एक और बात बताऊं, ये एक ऐसी अजीब बात है कि ये नेकी की बात है। मैंने जितने भी जो बहुत बड़े या पावरफुल लोग देखे ना, वो हैं जो अपने दुश्मनों को अगर माफ़ नहीं करते ना कम से कम, तो उनसे बहुत ज़्यादा कोई जाके इंतकाम भी नहीं लेते, ज़रूरत नहीं। दे बी मैग्नानिमस, बस अपने आप को मैग्नानिमस रहे। जी आपका पेपर है और आपका पढ़ने को दिल नहीं करता, इसका मतलब यानी मोटिवेशन की कमी है या कंसिस्टेंसी की कमी है। हाँ। तो इसकी अगर ये आपको बहुत ज़्यादा सिचुएशन फेस करनी पड़ती है तो उसका क्या पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है? वो बताया ना मैंने आपको, पोमोडोरो टेक्निक। हाँ, पोमोडोरो टेक्निक तो आपने बताई है, लेकिन एक टाइम ऐसा होता है कि आपका वो काम करने का बिल्कुल दिल ही नहीं करता। हमारी स्टडीज होती हैं, समटाइम्स ऐसा होता है कि आपका बिल्कुल ही पढ़ने का दिल नहीं करता। अच्छा देखें, इसमें ना हर बंदा डिफरेंट है, तो मैं अपनी पर्सनल एग्जांपल देती हूँ। मुझे कभी कभी ऐसा होता है कि बंदे का बिल्कुल दिल नहीं करता कोई काम करने को, ठीक है ना, मैं नहीं करती। क्या करें, जब नहीं करना, ठीक है, नहीं करता। हाँ, उसका तरीका ये होता है कि अपनी ज़िंदगी में ना कुछ 4 घंटे खुद पे कंट्रोल रखें सारे दिन में। उसमें ये करें कि रोज़ का काम रोज़ कर लिया, थोड़ा समझ लिया, थोड़ा फारिग बैठे हैं, जब दिल किया पढ़ लिया। ऐसे मौके पे जब आपका अपने अंदर से बगावत हो रही होगी ना कि आज तो कुछ नहीं करना, तो वो कोई बात नहीं, वन डे वेस्टेड गया है ना, तो कोई बात नहीं, उसमें फिर वो कवर हो जाता है। लेकिन अगर आपने पूरा 3 महीने कुछ नहीं किया, तो पेपर से आखिरी दिन रात पहले भी आप कह रहे मैंने आज भी कुछ नहीं करना, तो यार ये तो कोई बात ना हुई, ठीक है ना। ये तो फिर इस पर तो फिर सॉरी ही कह सकते हैं हम, है ना। तो 3 महीने कुछ ना कुछ करते रहो, एक दिन कुछ नहीं किया तो कोई बात नहीं। अब जो जेन ज़ी वाले हैं ना, उनका एक सबसे बड़ा मसला क्या है कि वो जो पिछली जनरेशन हैं वो 25-25 साल तक अपनी एवोल्यूशन देखती रहीं। मतलब मैंने भी देखा, मतलब मैं आपको अपने बचपन की बात बता रही हूँ कि मैंने अपने बचपन में लकड़ी पे खाना बनते हुए देखा। मैंने अपने बचपन में जो है वो लालटेन में वो क्या कहते हैं उसे, मट्टी का तेल डलते हुए देखा। और फिर मैंने सबसे पहला कंप्यूटर भी देखा जिसमें वो चूहे और बिल्ली वाला खेल चलता था, वो यूं यूं करके जो है ना, वो आगे एक सांप सा जा रहा होता, तो वो भी हमने 3310 मोबाइल भी देखा, ठीक है। उसके बाद नोकिया भी देखा। फिर उसके बाद ये AI की जनरेशन भी देख रही हूँ मैं ना। मेरे लिए ये सब भाई बहुत शॉकिंग है।
ये बिल्कुल इसी तरह जैसे आप एक बंदे को ना 440 वोट के झटके देते रहो, आपके पेरेंट्स के लिए भी बहुत शॉकिंग है। आप इस बात को आप भी समझें, अब आप एम्पैथाइज करें उनके साथ। उनको एकदम ही 100 साल का जो इंसानी तरक्की का सफ़र था ना, उनको एकदम 10 साल में तय कर लिया, 10-20 साल के अंदर तय कर लिया। उनको समझ नहीं आ रहा पुराने ज़माने में क्या मैस मीडिया होता था। सबसे अच्छा मैस मीडिया आपकी माँ होती थी, इस वजह से आपको खाला मामू अच्छे लगते थे और उधर वाले अच्छे नहीं लगते थे, बाप के वाले, ठीक है ना। अगर आप पे बाप ज़्यादा हावी होता था तो आपको फूफियाँ और चचे अच्छे लगते थे, खाला मामू आपको बुरे लगते थे क्योंकि बाप के उसमें थे। तो घर में ही सारा मैस मीडिया था ना। तो आपको अब तो यू हैव अ रियल मैस मीडिया। अब तो आप रील्स देख रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स देख रहे हैं, लोग बातें कर रहे हैं, उसके घर की स्टोरी, उसके घर की स्टोरी, इतने लोगों की चीज़ें आपको पता चल रही हैं। उनके पास क्या था? उनके पास सिर्फ 2 बातें थी, या माँ के इन्फ्लुएंस में चले जाओ या बाप के, और कोई उनका नहीं था। वो वही आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। ये अब देखें, ये एक है, एक जनरेशनल एक इशू आ रहा है। इवन मैं भी जब मैं रूड हो जाती हूँ अपने बच्चों के साथ, मुझे गुस्सा आता है, तो मैं क्योंकि ज़्यादा, मैं ये नहीं कहती मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी, मैं ज़्यादा अवेयर हूँ, तो मुझे लगता है यार ये तो ज़्यादती कर दी। और मुझे यकीन है आपके माँ बाप को, अक्सरियत को नहीं लगता होगा उन्होंने ज़्यादती कर दी, उनको लगता होगा ये तो हम इसके भले के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके साथ सम हाउ यू हैव टू डील। मैं आपको ये नहीं कह सकती मैं खुद माँ हूँ कि डिसरिस्पेक्ट तो कभी ना करें, लेकिन सम हाउ मैं आपको बताऊँ बाउंड्री सेट की जा सकती है माँ बाप के साथ भी। आई हैव डन दिस बहुत प्यार मोहब्बत के साथ। दे लव मी लाइक एनीथिंग, आई लव देम लाइक, लेकिन मैं उनको बता दिया देखें ये मैं नहीं कर सकती, ये मैं, वो एक दफ़ा थोड़ा सा इरिटेट होंगे, 2 दफ़ा होंगे, तो उनको यार ये वो, फिर आपने ये देखा नहीं अपने बहन भाइयों में, जो कहना नहीं मानता उसको कहते हैं हाँ ये तो बस, ये तो शुरू से ही ऐसा है। तो वो इंसान की नेचर है, वो एक्सेप्ट कर लेता है। व्हेन यू स्टार्ट सेटिंग बाउंड्रीज, अगला इंसान एक्सेप्ट कर लेता है। डोंट बी डिसरिस्पेक्टफुल, उनका ख्याल रखें, उनसे मोहब्बत करें, उनके साथ वक्त गुजारें, बट नेवर बी डिसरिस्पेक्टफुल। लेकिन अपनी बाउंड्रीज ज़रूर सेट करें। उनको भी याद कराते रहें कि मेरी जनरेशन अलग है, लोग अलग हैं। उनसे कहें कि आप हमें कह रहे हैं ना कि आपने ज़्यादा वक्त देखा, आपको नहीं पता कि ये जनरेशन क्या कर रही है, ये बिल्कुल एक नया दौर है, तो आप मेरे साथ चलें। हैव कॉन्फिडेंस इन मी। गोरे की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है, गोरा ना अपने बच्चे को, आज मेरी बेटी यही कह रही थी मुझे कहती है मम्मा गोरा ना अपने बच्चे को बचपन से बताता है, वो 2 साल का होगा ना उसको लेके जाएगा पानी में डाल देगा कि तू तैर सकता है। ठीक है, सेफ्टी सारे रखते हैं वो बच्चे, लेकिन 2 साल का बच्चा, आप कभी सोचेंगे आपने अपने कोई कज़न का बच्चा किसी को उठा के पानी में डाल दें, उसकी माँ वहीं बेहोश हो जाएगी, ठीक है ना, उसका बाप आपको मारेगा। तो लेकिन गोरा ये करता है क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाना चाहता है। वो कहता है कि इसको 2 साल की उम्र में तैरना अभी आएगा, इसे 4 साल की उम्र में साइकिल चलाएगा, ये फलां भी करेगा, ढिमकान भी करेगा, ये स्पोर्ट्स करेगा, ये सारा कुछ कर। वो खुद उसको इनकरेज कर रहा है क्योंकि वो उसको जल्दी इंडिपेंडेंट बनाना चाहता है। फिर वो 16 साल की मैं बाहर गई तो मैंने देखा पाकिस्तानी फैमिलीज ही जो बाहर रह रही हैं 2-2, 3-3 जनरेशन से, तो वो बता रही हैं कि 16 साल का बच्चा है, USA में काम करने की इजाज़त है। वो कहते हैं जी वो ये सुबह जाता है स्कूल से पहले, वो अंगूर वगैरह तोड़ के लाता है कैलिफोर्निया में, वो बेचता है और उसके बाद ये अपने स्कूल चले जाते हैं। यानी आप देखें आपके माँ बाप यहाँ कितना ही गरीब माँ बाप हो, स्कूल से पहले बच्चे को कहीं पे भेजेगा बाग में वो चेरी या कोई चीज़ तोड़ने के लिए और कहेगा कि बेच के फिर आना मंडी में। दे डू दिस, वो इंडिपेंडेंट करते हैं। हमारे माँ बाप क्या हैं, वो क्या कहेंगे कि आप तो कभी बड़े ही नहीं होंगे। मैं नहीं अब तक बड़ी हुई, मेरे माँ बाप स्टिल वो मुझे ये कहते हैं कि इसका खाना है, इसको नहीं पता इसे क्या खाना है, इसको नहीं पता इसने क्या पहनना है, इसको नहीं पता इसने क्या करना है, वो उनको पता है। तो ये हमारा मसला है, ये हमारे ब्राउन फैमिलीज़ का मसला है, एशियन फैमिलीज़ का। थैंक यू।